हेलो। ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। यस, आवाज आ रही है सबको? यस एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गौरव, गायत्री, यस। कृतिका, महेश। ओके। यस, ऑल स्टूडेंट गाइस। प्राची, प्रताप, रोहित, सागर, श्रीहरि, शुभम, सुनील। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। यस एवरीवन। ओके, आवाज आ रही है सबको? यस। हम्म। ओके, ग्रेट ग्रेट। ओके गाइस, सो लास्ट सेशन में हमने काफी सारी नई चीजें डिस्कस किया था। ठीक है, लुकअप रिलेशनशिप के बारे में एंड मास्टर डिटेल रिलेशनशिप के बारे में। ओके, सो इंप्लीमेंट किया क्या आप सभी ने? यस एवरीवन। यस गाइस, बताइए। सो लुकअप रिलेशनशिप कैसे वर्क करता है, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप कैसे वर्क करता है, बाय डिफॉल्ट उसमें क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस है और हम उसमें और कैसे चेंजेस कर सकते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था, राइट? क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसका वर्किंग अलग है, बट हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, हम चाहे तो उसमें चेंजेस कर सकते हैं। और लास्ट सेशन में हमने इसको इंप्लीमेंट भी किया था। जैसे मास्टर डिटेल में बाय डिफॉल्ट रीपेरेंटिंग का ऑप्शन हमारे पास अलाउ नहीं होता है, सो हमने उसको अलाउ किया था, राइट? वैसे ही लुकअप रिलेशनशिप में अगर मैंने पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट किया तो क्या होना चाहिए, ये भी हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें भी मल्टीपल ऑप्शंस है, राइट? तो ये सब आपको पता होना जरूरी है ताकि इंटरव्यू में अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसको आंसर कर पाओ, या फिर जब हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट आती है तब भी हमें ये क्लियर होता है कि यस, इसको मैं कैसे कर सकता हूं, क्या ये पॉसिबल है या नहीं, इसमें मैं और चेंजेस कर सकता हूं क्या। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसमें इंप्लीमेंटेशंस कर सकते हो। सो आज कौन अपसेंट है गाइस? गौरव, गौरव बंसोड़। कितने दिन से अपसेंट हो आप क्लास के अंदर, गौरव? सर मी ते पुण्याला गेलतो सर, नाही का, ट्रेन मध्ये होतो 2 दिवस. ओके, रेकॉर्डेड सेशन मधून केलेत का मग सेशन्स? सर मी काल आलो, नाही का, नाईटला. ठीक आहे, मी आज कंप्लीट पाहणार आहे करून सगळं. घ्याल, हो. कारण जोपर्यंत तुम्ही कंप्लीट कराल नाही नवीन सेशन तुम्हाला कसं समजणार, बरोबर? हो सर. ठीक आहे, तर प्रॅक्टिस करत चला सर्व, आणि प्लीज सेशन मिस करू नका आता, ओके? हो सर. हाँ, यस गाइस, इंप्लीमेंट किया है सभी ने? ऐसा कोई है जो पीछे है अभी, हमारे करंट सेशन से पीछे है, ऐसा कोई है? आज भी मुझे कुछ स्टूडेंट्स अपसेंट दिख रहे हैं। कोई है क्या अभी अपसेंट? और प्लीज ऐसे मत करो, कोई भी सेशन मिस मत करिए आप लोग, क्योंकि अगर आप सेशन मिस करते हो नेक्स्ट डे वो टॉपिक क्लियर नहीं होता है। अभी अगर जिसने लुकअप या मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में से कोई सेशन अगर मिस किया होगा तो उसको कंप्लीट आइडिया नहीं मिलेगा। अगर वो, अगर वहां पर कोई सेशन मिस हुए तो जितना आप रेगुलरली सेशंस अटेंड करते हो तो हर एक कंसेप्ट आपको क्लियर होता है, क्योंकि हर एक नया टॉपिक उस एग्जिस्टिंग टॉपिक पे ही डिपेंड होता है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप डेली सेशंस को ज्वाइन करिए, और डेली यहाँ पर आपकी प्रेजेंट ही लगती है, इसीलिए प्लीज सेशन को मिस मत करिएगा। ओके, सो देन, क्योंकि मेरा ऐसा है गाइस कि मेरे क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं सबको वो प्रॉपरली स्किल्स आनी चाहिए, और उसको आईटी इंडस्ट्री के अंदर अच्छे से काम करना भी आना चाहिए। जॉब मिलना सिंपल है, जॉब तो मिल जाएगा, क्योंकि अभी देखो मैंने जो आपको प्रोसेस बताई है वो सब फॉलो कर रहे हो क्या? आपने लिंक्डइन अपडेट किया सभी ने? लिंक्डइन अपडेट किया? यस। जो भी फ्रेशर्स है, ठीक है, जो भी फ्रेशर्स है वो अपडेट कर लो। क्या कि आपने केस ऑफ एजुकेशन सर्च करना, एक्सपीरियंस में सेक्शन में जाके वहां पर केस ऑफ एजुकेशन सेल्सफोर्स डेवलपर इंटर्नशिप ऐड कर लो। जो भी नई चीजें आप सीख रहे हो चाहो तो उसको अपडेट कर दे जाओ लिंक्डइन पे कि आज मैंने ये चीजें सीखा। आपने देखा होगा लिंक्डइन पे बहुत सारे लोग एक्टिव रहते हैं, उसका रीजन क्या है? अपने काम को दिखाते हैं वो लोग, क्योंकि वहीं से ज्यादातर आपको क्या आने वाली है, रेफरेंसेस आने वाले हैं। और जितने ज्यादा कनेक्शंस आप बढ़ा सकते हो उतने ज्यादा कनेक्शंस आपको बढ़ाने हैं। क्लियर है क्या? लिंक्डइन यूज कर रहे हैं सब लोग? अभी फेसबुक और इंस्टाग्राम से ज्यादा आपको लिंक्डइन और सेल्सफोर्स पे टाइम देना है। क्लियर है क्या एवरीवन? कोई ऐसा है जो अभी तक फॉलो नहीं किया है ऐसे? ओके, प्लीज इंप्लीमेंट करो। जिनको एक्सपीरियंस लेवल पे जाना है, अब उन्होंने नहीं ऐड किया लिंक्डइन पे तो भी चलेगा,
ठीक है, उन्होंने नहीं ऐड किया तो भी चलेगा। चाहो तो ऐड कर सकते हो कि साइड बाय साइड आपने, ऐसा भी चल जाता है कि आपने ऑलरेडी काम भी कर रहे हो, उसके बाद आप ट्रेनिंग के लिए भी आपने ज्वाइन कर लिया, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, उसका भी कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐड करोगे तो अल्गोरिदम फिर वो उसी तरीके से वर्क करता है कि हमारे जो एक्सपीरियंसेस है या हमारा जो क्वालिफिकेशन है, उस हिसाब से भी हमें हमारे फीड में डेटा दिखने लगता है, ठीक है, जो पोस्ट है वो दिखने लगता है। तो ऐड करोगे और बेटर होगा। ओके, डन। सर यस। इंटर्नशिप कितने 6 मंथ की दिखानी है क्या? हाँ, वहां पर कुछ भी ऐड मत करो, वहां पर सिर्फ ऐड करो केस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, वहां पर आप ऐड करो इंटर्नशिप स्टार्टेड, जिस डेट पे हमने स्टार्ट किया था उस दिन, एंड डेट अभी से ऐड नहीं करना आपको, अभी तो करंटली चल रही है ना वो। ओके तो सर। एंड डेट मत ऐड करना, तो वो कंटिन्यू में सिर्फ स्टार्ट डेट दिखाएगा वहां पे। ठीक है, जब हमारी इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी तब वहां पर एंड डेट ऐड करना। जब हमारा जॉब लग जाएगा उसके बाद एंड डेट ऐड करना, फिर न्यू एक्सपीरियंस ऐड करोगे। ठीक है। हाँ। ओके दिन गाइस, तो बताइए, लुकअप रिलेशनशिप एंड मास्टर डिटेल, किसी को कोई डाउट है? लुकअप रिलेशनशिप एंड मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, सब लोग क्लियर है क्या कि कैसे रिलेशनशिप को बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं? ठीक है, क्या क्या वहां पर ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, ये सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर है क्या अभी? यस। डिफरेंसेस है, उसको इम्प्लीमेंटेशन है, उसका कन्वर्जन है, तो सब लोग क्लियर है क्या यहाँ तक? यस ऑल। तो क्योंकि हमने 2-3 दिन या फिर 4 दिन हो गए, हम सिर्फ सेल्सियस रिलेशनशिप कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करें, 4 या 5 दिन हुए होंगे। आपके एडमिन पार्ट में डेटा मॉडलिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेटा मॉडलिंग मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर्ड होता है, एक डेटाबेस को ही हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए और कंसेप्ट को समझने के लिए, क्योंकि ये फंडामेंटल पार्ट है। ओके, अभी हमारा डेटा मॉडलिंग ही चल रहा है। ठीक है। सो आज देखो, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमने ऑब्जेक्ट्स बनाया, ऑब्जेक्ट पे हम फील्ड ही बना रहे हैं, क्योंकि ये फील्ड्स के ही कंसेप्ट है जो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमने रिलेशनशिप फील्ड को डिस्कस किया। अभी अगर आप स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे आते हो, ठीक है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, एंड यहां से आप एडिट ऑब्जेक्ट पे आएंगे, तो यहाँ पर हमें अनदर टाइप की भी फील्ड मिलेंगी। ठीक है, तो उनको भी आज हम डिस्कस कर लेंगे। सो ऑब्जेक्ट मैनेजर, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, एंड यहां आप देखो अभी न्यू पे जब हम क्लिक करते हैं, तो ये जो बेसिक फील्ड्स थी ये सब हमने डिस्कस कर लिया, ये सब हमें बनानी आती है अब। उसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर आए, हमने रिलेशनशिप फील्ड्स को बनाया। अब और ऊपर आएंगे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें मिल रहा है और रोल अप समरी, ये भी हमने बना लिया। करेक्ट। अब ये जो तीनों फील्ड है ना, ऑटो नंबर, फॉर्मूला एंड रोल अप समरी, ये जो तीनों फील्ड है ये तीनों रीड ओनली फील्ड है। ठीक है, तीनों रीड ओनली फील्ड है। तीनों में हमारे बेस पे हम जो उसको फॉर्मूला दे रहे हैं या जो इंस्ट्रक्शन हम उसको दे रहे हैं, उसी के बेस पे वो ऑटोमेटिकली डेटा कैलकुलेट करती है। इसमें जो भी वैल्यू हमें मिलेगी उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हम सिर्फ उसमें कोई फॉर्मूला या इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, वो खुद उसको कैलकुलेट करके हमें डेटा रिटर्न करती है। इसीलिए इन फील्ड्स को अगेन सिस्टम जनरेटेड फील्ड्स भी हम बोलते हैं, जैसे कि ये ऑटो नंबर, ये सिस्टम जनरेटेड फील्ड्स है। ये जो दो फील्ड्स है, फॉर्मूला एंड रोल अप समरी, इसमें आप फॉर्मूला दे रहे हो, आपके फॉर्मूला के बेस पे यहाँ पर डेटा कैलकुलेट होता है। जैसे रोल अप समरी में आपने यूज किया काउंट, सम, मीन, मैक्स, राइट। अब यहां पर आते हैं इन दो फील्ड्स के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं ऑटो नंबर। आप में से काफी सारे लोगों ने इसको यूज भी किया। ठीक है, मैंने चेक किया था, काफी लोगों ने उसको यूज भी किया। ये और कहाँ पे दिखी आपको ऑटो नंबर फील्ड, और कहीं पे दिखी क्या ऑटो नंबर? इससे पहले कहीं पे दिखी थी क्या ये ऑटो नंबर की फील्ड? यस सर। यस, कहाँ पे दिखी? ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय सर। करेक्ट। ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पर भी हमें वो फील्ड दिखती है, राइट। ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे मतलब जब आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए जाते हो, तो हर ऑब्जेक्ट पे जो बाय डिफॉल्ट हमारी जो फील्ड बनती है जिसको हम कहते हैं नेम, रिकॉर्ड नेम की फील्ड बनती है ना, एक रिकॉर्ड नेम। तो इस डिफॉल्ट फील्ड के लिए भी इसका ये हो गया आपका लेबल, या आप चेंज कर सकते हो जो भी नाम देना है। और नेम ये होता है उसका एपीआई नेम। ओके, क्या डिफरेंस है गाइस लेबल और एपीआई नेम में, कहा कौन सा यूज करते हो बताइए मुझे एक बार, लेबल और एपीआई नेम।
किसका क्या यूज है, कहाँ यूज होता है, ये बताइए जल्दी। सर लेबल लेबल। तो उसका नाम हो जाता है जो दिखता है हमको वहां पे सिस्टम में जब भी हम काम करते हैं। और एपीआई जो होता है वो जब एपेक्स में हम उसको लेंगे उस फील्ड को तब शायद हम यूज कर सकते और बैकग्राउंड में यूज होता है करेक्ट। सर। लेबल मतलब सिर्फ यूआई पे विजिबल होता है, ठीक है, ये क्या होता है, यूआई पे विजिबल होता है, करेक्ट है। लेबल मतलब जो यूआई पे विजिबल होगा। एपीआई नेम मतलब जब भी हम उसको बैकएंड में एक्सेस करेंगे, ये यूनिक होता है। ये जो नेम होता है ये यूनिक होता है हर फील्ड के लिए। ये कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। ये चाहे तो डुप्लीकेट हो सकता है क्योंकि ये सिर्फ नाम है, एक लेबल है जो यूआई पे हमें विजिबल होता है। बट एपीआई नेम किसी भी फील्ड का डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, वो हमेशा यूनिक होगा। जब भी हम वैलिडेशंस बनाएंगे, ओके, वैलिडेशन हो, चाहे फॉर्मूला हो, ऑटोमेशन एंड कोडिंग, जहां पर भी हमें इन फील्ड्स का यूज करना होगा, हम हमेशा एपीआई नेम का ही यूज करेंगे उसको रेफर करने के लिए, क्योंकि ये उसका यूनिक नाम है। लेबल जो है वो सिंपल चीज है, लेबल में स्पेसिंग भी होती है। अगर ऐसा नाम है अकाउंट फोन नंबर, या फिर फोन नंबर या ईमेल एड्रेस, तो ये लेबल में स्पेस भी हो सकती है। तो जो मुझे यूआई पे असम वहां पर उसको बताना है, क्योंकि आप खुद सोचो, क्लाइंट हमारे पास है तो क्लाइंट को ऐसा डेटा समझ में आएगा क्या कि अकाउंट अंडरस्कोर नेम ऐसे शो करेंगे क्या क्लाइंट को? नहीं। तो क्लाइंट के लिए इसी फील्ड को कैसे शो कर रहे हो आप? अकाउंट नेम, राइट, अकाउंट नेम। इसीलिए ये यूआई पे यूज होता है, और ये जो यूज होता है बैकएंड में आपके लिए, ताकि इसको यूनिकली आप यूज कर पाओ। क्लियर है? तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। अब देखो, तो जो नेम फील्ड आपने बनाया ये हर ऑब्जेक्ट पे मिलती है हमें, हर ऑब्जेक्ट पे, सभी ऑब्जेक्ट पे ये फील्ड आपको मिलती है। अब जब हमने इस फील्ड को बनाया तो इसको बनाने के लिए मुझे दो ऑप्शन दे रहा था। पहला टेक्स्ट, और दूसरा ऑटो नंबर। करेक्ट है क्या? टेक्स्ट एंड ऑटो नंबर। सो आप क्या कर सकते हो, इस फील्ड को हम दोनों में से कोई भी एक फील्ड यूज कर सकते थे। हमने ज्यादातर टेक्स्ट फील्ड का यूज किया। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं ऑटो नंबर, कि हमें ऑटो नंबर कब यूज करना चाहिए, ये कैसे वर्क करता है, इसकी रिक्वायरमेंट हमें कहाँ आती है। देखो, सो ऑटो नंबर, अब नाम से ही तो इसका पता चल ही रहा है हमें, ऑटो नंबर मतलब कोई ऐसा नंबर जो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। ठीक है, ऑटो नंबर। अब सोचो, मेरे पास स्टूडेंट्स है या एम्प्लॉयज है, तो मैं क्या चाहूंगा कि जब भी कोई स्टूडेंट रिकॉर्ड मेरे पास क्रिएट हो तो उसका एक ऑटो नंबर जनरेट होना चाहिए। स्टूडेंट आईडी हो गया, या स्टूडेंट एनरोलमेंट नंबर हो गया, या एम्प्लॉयज के लिए भी एम्प्लॉय आईडी होती है, यस और नो? अब ये रिकॉर्ड आईडी नहीं, रिकॉर्ड आईडी नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड आईडी बहुत बड़ी होती है सेल्सफोर्स के अंदर। ठीक है, बहुत बड़ी रिकॉर्ड आईडी होती है। रिकॉर्ड आईडी कहाँ मिलती है हमें? ये सिस्टम के लिए यूज होता है, जो रिकॉर्ड आईडी है वो सिस्टम के लिए। जैसे अगर मैंने ये रिकॉर्ड को ओपन किया, ये पूरा का पूरा उसका रिकॉर्ड आईडी देखो, ऑब्जेक्ट नेम और ये उसकी रिकॉर्ड आईडी, ये रिकॉर्ड आईडी है। हमें चाहिए सिर्फ एक सिंपल सी आईडी जिसको वो जो यूजर है, मतलब जो आपका एम्प्लॉय है, उसको भी असाइन करेंगे, और उसको वो आईडी याद रहेगी कि भाई ये आपका यूनिक आईडी है। ठीक है, जब भी मैंने नया एम्प्लॉय हायर किया तो उसको एक एम्प्लॉय आईडी हम असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तब ये आपके लिए वर्क करेगा। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, सो एम्प्लॉय 001, एम्प्लॉय 002, एम्प्लॉय 003। तो जैसे जैसे नए एम्प्लॉयज आते जाएंगे, ये इसका नाम बढ़ता जाएगा, और फॉर्मेट बिल्कुल सेम होगा। जब भी हम ये जो ऑटो नंबर फील्ड बनाते हैं उसका एक फॉर्मेट हमें प्रोवाइड करना है। ओके, हम एक फॉर्मेट इसको प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो फॉर्मेट आप उसको दे रहे हो, ये आप अपने मन से दोगे, जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए वो, और आपको देना है एक स्टार्टिंग नंबर। ठीक है, आपको क्या देना है? एक स्टार्टिंग नंबर देना है। कि स्टार्टिंग नंबर क्या होना चाहिए, 1 से स्टार्ट करना है मुझे, या मुझे उसको 10 से स्टार्ट करना है, जो भी आपको जो नंबर चाहिए वो आप दे सकते हो। जैसे अब इंडस्ट्री के अंदर ऐसे ही होता है, हर एम्प्लॉय के लिए एक एम्प्लॉय आईडी असाइन होती है। अब जैसे नया एम्प्लॉय आएगा, जैसे मैंने उसका डेटा एंटर किया मेरे सिस्टम के अंदर, उसको एक एम्प्लॉय आईडी असाइन होगी।
वो एम्प्लॉय आईडी में उसको भी बताऊंगा कि ये आपकी एम्प्लॉय आईडी है, उसके आईडी कार्ड पे भी वो रहेगा, जिससे उसकी इंफॉर्मेशन एक्सेस करना और सिंपल हो जाएगा, क्योंकि ये उसका यूनिक आईडी है। हो सकता है ना कि मेरे पास सेम नाम से दूसरा भी एम्प्लॉय आ जाएगा, नाम भी सेम हो सकता है, कोई केसेस में उसका सरनेम भी सेम हो सकता है, इसीलिए यूनिक आईडी हमने उसको प्रोवाइड किया। ठीक है, यूनिक आईडी। तो ये होता है आपका ऑटो नंबर। इस फील्ड के लिए, ऐसी फील्ड्स के लिए आप ऑटो नंबर फील्ड का यूज कर सकते हो। सिर्फ हमें क्या प्रोवाइड करना है, फॉर्मेट स्टार्टिंग नंबर। और ये हर फील्ड के लिए, हर डेटा के लिए, जैसे नया नया डेटा बनेगा ऑटोमेटिकली ये जनरेट करेगा। यही अगर यूजर ने किया, प्रॉब्लम क्या हो सकती है, हो सकता है यहाँ पर डुप्लीकेट हो गया कुछ, या कोई डेटा ही मिस हो गया, 1 2 3 4 तक आया, 5 को मिस कर लिया, डायरेक्टली 6 आ गया, प्रॉब्लम हो सकती है, यस और नो। इसीलिए प्रॉपर सीक्वेंस वाइज, प्रॉपर। तो ये काम कौन कर सकता है, डेटाबेस ही कर सकता है अच्छे से, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी वैल्यू को रिप्लेस किए, या बिना किसी वैल्यू को स्किप किए। क्योंकि हम करने जाएंगे तो हमें फिर बहुत अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रीवियस एम्प्लॉय का वैल्यू क्या था, फिर नए एम्प्लॉय को वैल्यू असाइन करेंगे, इस तरीके से। तो इसीलिए यहाँ पर ये डेटाबेस प्रॉपरली वर्क करता है ऑटो नंबर फील्ड के लिए। सो आप अभी तक जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपने बनाए, उनके लिए भी ये फील्ड आप बना सकते हो। ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आपने उसमें कुछ एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड बनाए होंगे, अगर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड बनाए होंगे तो आपको ऑप्शन देगा, ठीक है, कि आपको अभी न्यू रिकॉर्ड के लिए ही चाहिए ये, या एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को भी आपको इस आईडी के थ्रू अपडेट करना है। तो वो क्या करेगा, जितने रिकॉर्ड्स आपने बनाए ना, उन सभी पे वो आईडी ऐड करेगा। जिस सीक्वेंस में आपने रिकॉर्ड बनाए, उसी सीक्वेंस में 001 002 003 सभी के लिए वो आईडी असाइन कर सकता है। तो ये भी उसका एक बेस्ट एडवांटेज है। मतलब आपके पास अगर स्टार्टिंग में कुछ रिकॉर्ड बनाए, फिर आपने सोचा कि मैं ऐसी कोई यूनिक फील्ड बनाऊं, तो भी कोई लॉस नहीं है, एग्जिस्टिंग डेटा पे भी वो आईडी असाइन कर लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं अब चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट पे, अभी स्टूडेंट कितने हैं मेरे पास, अगर आप यहाँ पर देखो ऑल में, तो 6 स्टूडेंट्स मुझे दिख रहे हैं, 6 ऑलरेडी जो मेरे डेटाबेस में है। किसी भी स्टूडेंट को क्या मैंने आईडी असाइन किया है, नहीं, किसी भी स्टूडेंट के पास आईडी नहीं है। अब अगर मैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे वो फील्ड क्रिएट करने के लिए जा रहा हूं, सो देखो, ऑटो नंबर, अ सिस्टम जनरेटेड सीक्वेंस नंबर दैट यूजेस अ डिस्प्ले फॉर्मेट यू डिफाइन। जो आप चाहते हो फॉर्मेट वो प्रोवाइड करो। द नंबर इज ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड फॉर ईच न्यू रिकॉर्ड। हर एक रिकॉर्ड के लिए ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाएगा। एंड देन नेक्स्ट, ओके, सो देन अब मैं क्या चाहता हूं, स्टूडेंट आईडी। ठीक है, स्टूडेंट आईडी नाम से मैंने ये फील्ड बना लिया। तो डिस्प्ले फॉर्मेट क्या चाहिए, देखो इन्होंने एक एग्जांपल दिया A000, वैसे मैं इस तरीके से देता हूँ, एस दे सकता हूँ या स्टूडेंट दे सकता हूँ, आपको जो चाहिए। तो मैं एस नाम के बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, इसलिए मैं दे रहा हूँ स्टूडेंट। एंड यहाँ पर मैं प्रोवाइड करता हूँ, देखो अब कितने मैक्सिमम आपके पास डिजिट्स होने वाले हैं आगे जाके, उसी हिसाब से यहाँ पर दो। कि किसी ऑब्जेक्ट में अगर बहुत सारा डेटा बन रहा है, तो मैक्सिमम ट्राई करो कि आप ये बड़ी वैल्यू दो। बेसिक है, जैसे 4 डिजिट्स मेरे लिए सफिशिएंट है, तो मैं 4 डिजिट्स दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देना है। और इतने भी एम्प्लॉयज नहीं आने वाले या स्टूडेंट, तो हम 3 ही डिजिट्स का रखते हैं। सो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, स्टार्टिंग नंबर, और मैं इसको कर लूंगा 1, स्टार्टिंग नंबर 1। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल आईडी मार्क करना है क्या, मुझे नहीं। सो नेक्स्ट, एंड देन नेक्स्ट, सेव। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, एक फील्ड बनाया, कि मुझे वो जो बताना था वो मैंने बताया नहीं। ओके, 1 मिनट, हाँ मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। सो न्यू, देन ऑटो नंबर, ठीक है, देन नेक्स्ट। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो एक ऑप्शन हमें मिलता है, जनरेट ऑटो नंबर्स फॉर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स। तो अगर आप ये चाहते थे कि एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के लिए भी ये ऑटो नंबर को जनरेट करे, तो इस चेकबॉक्स को हमें चेक करना पड़ता है। अभी मैंने बना लिया, बट मेरा ध्यान ही नहीं रहा वो आपको बताने का, तो मैं क्या करता हूँ, इस फील्ड को मैं डिलीट कर लेता हूँ। सो स्टूडेंट आईडी, इस फील्ड को हम कर लेते हैं डिलीट, इसको फिर से बनाते हैं। ठीक है, ताकि एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड ऐसा ना हो ना, किसी स्टूडेंट को आईडी असाइन किया, किसी को नहीं किया। सो ऑटो नंबर,
देन नेक्स्ट, उसको आईडी असाइन कर लेंगे प्रॉपर, सो स्टूडेंट आईडी, ठीक है, स्टूडेंट आईडी, एंड डिस्प्ले फॉर्मेट हम ऐड करते हैं, सो स्टूडेंट सो 000, स्टार्टिंग नंबर देते हैं 1, और एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के लिए भी जनरेट करेंगे सभी के लिए, ओके। देन नेक्स्ट, अब सेम जैसे फील्ड्स हम बनाते हैं वैसे ही, सो नेक्स्ट सेव, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड पे भी डेटा को ऐड करेगा, तो थोड़ा सा टाइम ये ले सकता है। अब आपके ऑब्जेक्ट में कितने रिकॉर्ड है उस पर डिपेंड करेगा कि कितना टाइम इसको लगेगा। आपके ऑब्जेक्ट में अगर बहुत बेसिक रिकॉर्ड है तो जल्दी अपडेट करेगा, ज्यादा रिकॉर्ड्स है तो ये ज्यादा टाइम लेगा, ओके। सो देखो, अभी जैसे हमने ये रिकॉर्ड ओपन किया, अनिकेत के लिए तो कोई पहले से स्टूडेंट आईडी नहीं था, बट अभी अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आपकी जो फील्ड है वो इस ऑब्जेक्ट पे मिलेगी, और यहाँ पे भी आपको डेटा मिलेगा। वही अगर नॉर्मल फील्ड होती तो क्या डेटा मिलता, अगर मैं एक नई फील्ड बनाऊंगा, उसको फिर मैंने ऑब्जेक्ट पे क्रिएट किया और एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को ओपन किया, तो उसमें क्या डेटा मिलता आपको? यस, जल्दी क्या डेटा मिलता, बताइए क्या डेटा मिलता गाइस आपको? ब्लैंक रहता सर। ब्लैंक, करेक्ट, वो फील्ड रहती है ब्लैंक। अब देखो, सबसे पहला रिकॉर्ड मैंने बनाया था अनिकेत का, सबसे पहला रिकॉर्ड, तो देखो अनिकेत पे ही 001 आ गया। तो जिस सीक्वेंस में मैंने रिकॉर्ड्स बनाए ना क्रिएटेड डेट के हिसाब से, उसी सीक्वेंस में अब सभी को नंबर ऐड करता हुआ जा रहा है। सभी को ऐड किया होगा अब इसमें, सभी को, ठीक है, प्रॉपरली। जिस सीक्वेंस में रिकॉर्ड्स इसके अंदर बने, उसी सीक्वेंस में देखो ये राजकुमार को 006 आईडी असाइन हुई, तो प्रॉपरली सभी यूजर्स को या फिर सभी स्टूडेंट को इसने वो रिकॉर्ड की आईडी को ऐड कर लिया। मतलब एक नॉर्मल आईडी जो आप एनरोलमेंट नंबर के लिए या स्टूडेंट जैसे आईडी के हिसाब से आप यूज कर सकते हो, ठीक है, ये होता है इंडस्ट्री में भी, हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो आप ट्राई करो, एम्प्लॉय पे भी बना लो एक फील्ड, ठीक है, एम्प्लॉय पे भी जहां पर आप चाहो वैसे बना लो। अब इसमें एक दिक्कत ये है, देखो अगर आपने ये नेम की फील्ड यूज किया, ठीक है, नेम, जैसे अगर मैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे गया हूं नया रिकॉर्ड को क्रिएट करने के लिए, आपने अगर बैच का रिकॉर्ड बना लिया है ना, बैच का, बैच रिकॉर्ड, पता है बैच, बैच ऑब्जेक्ट, अब वो हमने सिलेक्ट किया एज अ पेरेंट रिकॉर्ड, ये सो देखो मैं यहां से बैच के रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, बैच के रिकॉर्ड को। अगर यही मैंने एक ऑटो नंबर फील्ड सिलेक्ट किया होता, ऑटो नंबर, ठीक है, ऑटो नंबर, तो यहां पर कौन सा डेटा आता मुझे? सेम बैच 001 या बैच 002 या बैच 003, ऐसा ही डेटा मिलता मुझे, करेक्ट। अब क्योंकि आपने अगर नेम फील्ड सिलेक्ट किया, यहां पर कौन सा डेटा आता है हमें? बाय डिफॉल्ट कौन सा डेटा आता है? बैच का नाम आता है, करेक्ट, रिकॉर्ड का नाम। लेकिन आगे जाके हम इसमें चेंजेस करेंगे। अब जिसने किया है बैच नेम, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि वो बैच मुझे कौन सी यूज करनी है, क्योंकि मल्टीपल कोर्सेस है, मल्टीपल कोर्सेस की बैचेस है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो बैच नंबर कौन सी बैच का है, सेल्सफोर्स की बैच है, जावा की बैच है या क्या, उसी हिसाब से फिर यहाँ पर आपका डेटा आएगा और यहाँ पर आप रिकॉर्ड बनाओगे। या फिर आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट के लिए और एक, क्योंकि आगे जाके हमें शायद ऐसी जरूरत पड़े कि हमें स्टूडेंट पे फिर से कोर्स को भी ऐड करना पड़े, कि मुझे कोर्स को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे ही, और बैच को ही भी सिलेक्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट में। मतलब ऐसी भी रिलेशनशिप हो सकती है। अब ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा हमारी आगे, कि देखो यहाँ पर स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, एक बैच का रिकॉर्ड है, और एक एक कोर्स का रिकॉर्ड। अभी के लिए हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है कि स्टूडेंट जो है वो बैच का चाइल्ड है, ठीक है, इस तरीके से रिलेशनशिप है, और ये इस तरीके की रिलेशनशिप है। अब आगे जाके हो सकता है कि यहाँ पे भी एक फील्ड है आपके पास, ऐसा भी हो सकता है, आपस में वो रिलेटेड हो सकता है डेटा, ठीक है। तो जब मैं एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाऊंगा, हो सकता है मुझे कि स्टूडेंट के लिए मुझे कोर्स को भी सिलेक्ट करना पड़े और बैच को भी सिलेक्ट करना पड़े, ऐसी भी रिलेशनशिप्स आपको मिलेंगी। क्योंकि जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती है डेटा को एक्सेस करने के लिए या डेटा को और अच्छे से बेहतर स्टोर करने के लिए, तो हम रिलेशनशिप उसी तरीके से यहाँ पर यूज करते हैं। क्लियर है क्या यहाँ तक? यस एवरीवन। सो
अब आगे जाके करेंगे, अभी के लिए आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे जाके जब हमें ऐसा लगेगा कि यस, स्टूडेंट को स्टोर करने के लिए मुझे उसको कोर्स को भी सेलेक्ट करना चाहिए, तो हम करेंगे। ठीक है। अब अब आप ध्यान दो कि अब हमें करना क्या है। अब रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास। ऑटो नंबर हमने डिस्कस कर लिया। अब हमें यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है फॉर्मूला फील्ड। ठीक है, फॉर्मूला नाम से ही पता चल रहा है, फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला, फॉर्मूला मतलब क्या, कोई एक्सप्रेशन, कोई फॉर्मूला जो हमने पहले भी यूज किया था मैथमेटिक्स के फॉर्मूलेज, ये और नो, वैसे से में कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर। देखो क्या बोलता है ये, a read-only field that derives its value from a formula expression you define। अब फॉर्मूला एक्सप्रेशन आप डिफाइन कर रहे हो। द फॉर्मूला फील्ड इज अपडेटेड व्हेन एनी ऑफ द सोर्स फील्ड चेंज। सिंपल है। मैंने अगर फॉर्मूला फील्ड बनाया तो उस फील्ड में जो डेटा कैलकुलेट होगा वो उस फॉर्मूला के बेस पे होगा। सिंपल है, क्योंकि आपने ये बता दिया है उसको कि मुझे डेटा कैसे कैलकुलेट करना है, तो आप सिंपली उसका यूज करोगे जिस टाइप का डेटा आपको चाहिए वैसे। ठीक है, जैसे कि फील्ड आपने दिया, उस फील्ड में आप प्रोवाइड कर रहे हो फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्यों, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा वो होगी आपकी वैल्यू, उस फील्ड की वैल्यू होगी जो रिजल्ट आपको आने वाला है। फॉर्मूला आपने बना लिया सिंपल, ए प्लस बी, ये भी तो एक फॉर्मूला हो गया। ये हो गया फॉर्मूला। मतलब ए क्या है, एक फील्ड है, ए नाम की एक फील्ड है, बी नाम की एक फील्ड है। आप चाहो तो यहाँ पर कोई डेटा भी ऐड कर सकते हो, ये कोई डायरेक्ट वैल्यू भी आप दे सकते हो। तो ये बना आपका फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस 100, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब ये क्या करेगा, इस फॉर्मूला के बेस पे आपको कुछ कैलकुलेशंस रिटर्न करेगा। जैसे ए और बी ये डायनामिक डेटा हो गया, कि जब रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है तब यूजर ए की वैल्यू इंसर्ट कर रहा है यहाँ पर 10, बी की वैल्यू इंसर्ट कर रहा है 20, और उसके बाद 100 हमने ऐड किया ऑलरेडी फॉर्मूला के अंदर। तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो होगा हमारा रिजल्ट। क्लियर है क्या। जो फॉर्मूला आपने प्रोवाइड किया उसी के बेस पे डेटा कैलकुलेट होने वाला है। अब अगर यूजर ने इस रिकॉर्ड को एडिट किया, जैसे ए की वैल्यू पहले 10 थी, वो यूजर चेंज भी कर सकता है। अब एनी ऑफ द सोर्स फील्ड चेंजेस मतलब क्या, कि अगर इस फॉर्मूला की कोई फील्ड की वैल्यू चेंज होती है तो फॉर्मूला रिकैलकुलेट होगा, क्योंकि वहां पर पहले ए की वैल्यू 10 थी तो रिजल्ट अलग आया था। अब यहां पर आपने ए की वैल्यू देना है 30, मतलब दूसरी वैल्यू दिया तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, अगेन चेंज। तो हमें इन फील्ड्स की वैल्यू को चेंज करने का एक्सेस नहीं है। जो कैलकुलेशन से क्रिएट होगा वही वैल्यू हम यूज करेंगे, हम उसमें एडिट नहीं कर सकते। वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती है। कब, जब आपके पास सोर्स फील्ड की वैल्यू चेंज होती है। जिन फील्ड्स में डेटा है उन फील्ड्स की वैल्यू अगर चेंज हुई तो ये रिकैलकुलेट होगा इन्हीं के बेस पे। जो फील्ड आपने उस फॉर्मूला में ऐड किया है उन्हीं के बेस पे वो रिकैलकुलेट होता है। क्लियर है क्या यहां तक, बताइए यहां तक क्लियर है गाइस आप सभी। फॉर्मूला फील्ड का वर्किंग क्लियर है कि ये वर्क कैसे करता है। हमें फॉर्मूला फील्ड के अंदर बस एक फॉर्मूला देना है। फॉर्मूला जैसे आप रिकॉर्ड को सेव करते हो वो फॉर्मूला कैलकुलेट होगा और हमें वैल्यू रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर ये सोचो, जो वैल्यू हमें रिटर्न हो रही है, जो रिजल्ट हमें रिटर्न हो रहा है, ये भी तो कोई डेटा है। हर बार ऐसा जरूरी है कि यही फॉर्मूला हो, ऐसा ही फॉर्मूला हो, ऐसा जरूरी है क्या, नहीं। तो फॉर्मूला फील्ड में जो रिजल्ट हमें मिल रहा है तो ये भी तो कोई पर्टिकुलर डेटा है। तो इसका भी डेटा टाइप हमें बताना पड़ता है कि ये किस टाइप का डेटा हमें रिटर्न हो रहा है। ठीक है, किस टाइप का, क्या ये न्यूमरिक डेटा हमें रिटर्न होने वाला है, क्या हमें ये बुलियन डेटा रिटर्न होने वाला है, क्या हमें ये टेक्स्ट टाइप का डेटा रिटर्न होने वाला है। मल्टीपल टाइप्स का डेटा हमें रिटर्न हो सकता है। तो उसके रिटर्न टाइप्स होते हैं। आपकी जो फॉर्मूला फील्ड है, फॉर्मूला फील्ड का होता है रिटर्न टाइप, कि मतलब आप इस फॉर्मूला के थ्रू क्या कैलकुलेट करना चाहते हो और किस टाइप का डेटा आप रिटर्न कराना चाहते हो, ये आपको प्रोवाइड करना होगा रिटर्न टाइप के अंदर। अब ये बनाते कैसे, देखो, जब भी आप फॉर्मूला फील्ड को क्रिएट करने के लिए जाओगे सबसे पहले आपको ये वही बोलेगा कि इसका रिटर्न टाइप बताओ। सो नेक्स्ट, अब ये पहले बोलेगा कि इसका रिटर्न टाइप बताओ। देखो आ गया क्या, फॉर्मूला रिटर्न टाइप, कि आप फॉर्मूलाज के थ्रू किस टाइप का डेटा रिटर्न कर रहे हो। देखो हर इसमें उसने एग्जांपल दिया है, कैलकुलेट अ बुलियन वैल्यू, टुडे ग्रेटर देन क्लोज डेट, राइट। तो जहां पर भी ग्रेटर देन, लेस देन, हमने अपेक्स में ये चीजें पढ़ा था,
फिर भी हम इसको यहाँ पर रिवाइज करेंगे कि क्या क्या हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे रिलेशनशिप ऑपरेटर से तो हमेशा बुलियन वैल्यू आएगी, अरिथमेटिक ऑपरेटर है तो अरिथमेटिक रिजल्ट ही मिलेगा। करेक्ट, इसी हिसाब से यहाँ पर ये डेटा आ रहा है। तो देखो कितने डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है फॉर्मूला के रिटर्न टाइप के लिए। सो चेक बॉक्स, करेंसी, डेट, डेट टाइम, नंबर, परसेंट, टेक्स्ट, टेक्स्ट देन टाइम, इतने सारे हमारे पास रिटर्न टाइप होते हैं फॉर्मूलाज के लिए। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यूज करोगे। जैसे मुझे क्या करना है, मुझे टेक्स्ट टाइप का डेटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मैं फुल नेम कैलकुलेट करता हूँ। एकदम सिंपल प्रोसेस में बता रहा हूँ। फुल नेम, मुझे फुल नेम कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट का फर्स्ट नेम मेरे पास है, लास्ट नेम मेरे पास है, मैं चाहता हूं कि उसका फुल नेम कैलकुलेट करूं। तो किस टाइप का डेटा आएगा फुल नेम में, क्या रिटर्न टाइप आएगा बताइए। फुल नेम टेक्स्ट। टेक्स्ट आएगा टेक्स्ट, सर। सिंपल है, तो सिंपल हम सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट। एंड देन नेक्स्ट, अब फॉर्मूला भी आपको पता है कि फॉर्मूला क्या यूज करेंगे फुल नेम को कैलकुलेट करने के लिए। क्या फॉर्मूला है, सर फर्स्ट फर्स्ट नेम नेम लास्ट नेम। कंबाइंड विथ लास्ट नेम, सिंपल, दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा हमें। अब यहाँ पर देखो कि ये वर्क कैसे करता है। फुल नेम इज इक्वल टू, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी लिखा हुआ है कि फुल नेम इज इक्वल टू, हमें सिर्फ फॉर्मूला बनाना है, हमें सिर्फ फॉर्मूला बनाना है। और जो भी फॉर्मूला में कैलकुलेशन होगा वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड में असाइन होता है, तो यहाँ पर ये फुल नेम में असाइन होगा। कोई भी ऐसे मत करना। सो फुल नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी इज इक्वल टू, फिर फॉर्मूला लिख रहे हो, ऐसा नहीं करना। लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको बस ये राइट हैंड साइड यहाँ पर लिखना है। ठीक है, क्लियर है, सीधा सीधा फॉर्मूला लिखना है आपको। बताओ अब फुल नेम के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा, फर्स्ट नेम देन कॉनकैट प्लस कॉनकैट लास्ट लास्ट एंड नेम। लास्ट। करेक्ट, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का डेटा है तो हमें कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा। प्लस यूज करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्ट्रिंग है तो हमेशा कॉन्केटिनेट का यूज करो। देखो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मुझे फील्ड्स को भी यूज करना पड़ता है फॉर्मूला के अंदर, तो आपके पास ये इतनी सारी फील्ड्स के ऑप्शन है, आप किसी भी फील्ड का यूज करो। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की फील्ड है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डेटा है, आगे जाके हम ये डिस्कस करेंगे। जैसे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डेटा है हमारे पास, वो भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। बहुत सारे डेटा है ऑर्ग से रिलेटेड। इसके अलावा प्रोफाइल से रिलेटेड, की जो करंट प्रोफाइल है उसके लिए, जो करंट लॉग्ड इन यूजर है उसके लिए। तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास है। सिंपल स्टूडेंट का डेटा लेंगे, अब स्टूडेंट में जितनी फील्ड्स है वो सभी फील्ड्स यहाँ पर मुझे मिल जाएंगे। सभी फील्ड्स मुझे मिल गई, तो मैंने यूज किया फर्स्ट नेम, तो लेबल था फर्स्ट नेम, बट उसका एपीआई नेम क्या था, नेम। तो देखो यहाँ पर उसका एपीआई नेम आ गया, करेक्ट है। अब मुझे क्या चाहिए, ऑपरेटर। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है आपको, इंसर्ट ऑपरेटर, इसको क्लिक करो, कॉनकेटिनेट। अब ये क्या किया इसने, मैंने फील्ड यूज किया ना टेक्स्ट फील्ड, तो ऑटोमेटिकली उसने सिर्फ एक ही ऑपरेटर का ऑप्शन मुझे दिया। बट ये होता है आपका सिंपल फॉर्मूला। ये अभी हम लोग सिंपल फॉर्मूला पे, आपको अगर कॉम्प्लेक्स बनाने हैं तो आप सिंपली एडवांस फॉर्मूला पे क्लिक करो। एडवांस फॉर्मूला पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अभी ऑप्शन ज्यादा मिलने लगेंगे। क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे देखो, ऑपरेटर्स, सभी टाइप के ऑपरेटर्स है। फंक्शंस है कि क्या क्या फंक्शंस आप यूज करते हो, ये स्टैंडर्ड फंक्शंस है, आप इनको एज इट इज यूज करोगे। ठीक है, आपके काम को और सिंपल बनाने के लिए ये फंक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, क्योंकि अभी आने वाले सेशंस में हमें इन फंक्शंस को भी डिस्कस करना है। ठीक है, क्योंकि वैलिडेशन रूल में हम इन फंक्शंस का यूज करने वाले हैं, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए मुझे सिर्फ फुल नेम को कैलकुलेट करने के लिए कोई भी फंक्शन की जरूरत नहीं है। सो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट नेम एंड, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, एंड तो आ गया, फिर से फील्ड करना पड़ेगा, तो इंसर्ट फील्ड, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, एंड किससे के साथ हमें कंबाइन करना है इसको, लास्ट नेम के साथ, तो लास्ट नेम इंसर्ट हो गया क्या, नेम, यस सर। मतलब फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। क्लियर है, सो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अब इसमें एक दिक्कत है, लेकिन क्या दिक्कत है देखो, मैं अगर इसको सेव करता हूं, अब देखो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है वो ध्यान दो। और जैसे आपने फॉर्मूला लिखा, एक बार आप इसका चेक सिंटैक्स कर लो कि सिंटैक्टिकली वो प्रॉपर है कि नहीं, वो एक बार चेक कर ले। देखो नो सिंटैक्स एरर्स, उसके बाद अगर आपको डिस्क्रिप्शन देना है फील्ड का वो दे सकते हो, हेल्प टेक्स्ट दे सकते हो। अब यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट है, ब्लैंक फील्ड हैंडलिंग। ठीक है, ब्लैंक फील्ड हैंडलिंग, हमारे पास कितनी टाइप की फील्ड्स हो सकती है मेनली, एक तो न्यूमरिक या तो टेक्स्ट।
जब भी आप फील्ड बनाते हो, एक तो वो न्यूमेरिक होगी या टेक्स्ट होगी। अब आप कैलकुलेशन कर रहे हो कि कैलकुलेशन, सपोज करो कि आप कोई कैलकुलेशन करो, जैसे अभी मैंने बोला a+b+100, ऐसा कोई फॉर्मूला आपके पास है। जैसे सैलरी की फील्ड को आपने अगर यूज कर लिया, बोनस की फील्ड को आपने यूज कर लिया, और कुछ कैलकुलेशंस आपको करना है, आपने फॉर्मूला बना लिया। बट अगर उस फील्ड में अगर वो फील्ड रिक्वायर्ड नहीं है, तो हो सकता है कि उस फील्ड में मुझे ब्लैंक डेटा भी मिले, मतलब नल डेटा भी मिले। जब फील्ड में कोई डेटा नहीं होता, उसमें नल डेटा होता है, उस केस में क्या होगा देखो। इफ योर फॉर्मूला रेफरेंसेस एनी नंबर, करेंसी और परसेंट फील्ड, तीनों फील्ड किस टाइप की है ये? न्यूमरिक फील्ड। अगर वो न्यूमरिक की है, स्पेसिफाई व्हाट हैपेंस टू द फॉर्मूला आउटपुट व्हेन देयर वैल्यूज आर ब्लैंक। अगर उनकी वैल्यूज ब्लैंक है तो क्या होगा? अब आपको ये बताना पड़ेगा कि हमें क्या करना है फिर उसको। ट्रीट ब्लैंक फील्ड एज जीरोस। क्या हम उन ब्लैंक फील्ड को जीरो कंसीडर करें, या तो ट्रीट ब्लैंक फील्ड एज ब्लैंक्स, या तो ब्लैंक्स ही कंसीडर करो। बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्टेड है यहाँ पर? जीरोस। अब ये डिपेंड करेगा कि आपका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि सिंपल चीज है, नल वैल्यू पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है क्या? मैं अगर आपको कह रहा हूं 10+नल, कोई ऑपरेशन हो सकता है क्या उसका? 10+नल ऑपरेशन हो सकता है क्या? नहीं सर। नो। उल्टा ये आपको एरर देता है, नल पॉइंटर एक्सेप्शंस। ये डेवलपर के लिए सबसे ज्यादा घातक है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। जब भी कोड करोगे आगे जाके, वहां पे भी, क्योंकि सेल्सफोर्स में सबसे ज्यादा हम डेटा पे काम करने वाले, तो जहां पर भी कैलकुलेशन होगी किसी न्यूमरिक फील्ड पे, सबसे पहली बेस्ट प्रैक्टिस है कि उसमें वैल्यू है या नहीं ये चेक करो। अगर वैल्यू नहीं है तो कैलकुलेशन में इंक्लूड ही नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू जीरो हो गई, इंक्लूड ही मत करो। इससे क्या होगा कि अगर हमने, अगर इनको इंक्लूड कर लिया और वैल्यू अगर नल रही, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा। इससे अच्छा है कि उसको इंक्लूड ही मत करो, कि कोई कैलकुलेशन ही नहीं होगा, कुछ मिलेगा ही नहीं। करेक्ट। लेकिन अब इस पर डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हो, ये भी वर्क करेगा। ठीक है, जैसे ट्रीट ब्लैंक वैल्यूज एज जीरोस, ये आप कंसिडर कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट तो यही होता है। न्यूमरिक फील्ड है, बाय डिफॉल्ट हमेशा कंसिडर करना कि उसकी वैल्यू आप जीरो ही रखो। बाय डिफॉल्ट जीरो ही रखते हैं ये भी। लेकिन सिर्फ जीरो रखने से हमारा काम नहीं चलता, हमें फॉर्मूला के अंदर भी उसमें यूज करना पड़ता है प्रॉपरली। कि अगर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो आप, और मल्टीप्लीकेशन में दूसरे फील्ड की वैल्यू को अगर आपने जीरो कर लिया, तो प्रॉब्लम आती है, अगेन आपका आउटपुट अलग आ सकता है। ठीक है, इसीलिए जब भी आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, फॉर्मूलाज में भी चेंजेस करो, कि फॉर्मूला में आप कौन सी फील्ड यूज कर रहे हो, इसका आउटपुट क्या आ सकता है, यूजर कितने वे से डेटा एंटर कर सकता है, हमेशा यह सोचना है। बेस्ट प्रैक्टिस यही है, जब भी आप कोई काम कर रहे हो, ये सोचो कि यूजर कैसे इनपुट दे सकता है। मतलब यूजर किसी भी तरीके से इनपुट दे, तो भी हमारा वर्क अच्छे से काम करे, जो हमारा इंप्लीमेंटेशन है वो काम करे। क्योंकि आपने ऐसा देखा है ना, कि कुछ बना लेते हैं लोग, ये सोचते ही नहीं कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। ये और नो। अब अगर हमने अच्छे से कुछ बना लिया, गार्डन वगैरह बना लिया, उसमें बैठने के लिए जगह दे दिया, बट बारिश में जब पानी आएगा तो वो उसका मैनेजमेंट किया ही नहीं। तो मतलब जिसने ये सारी चीजें बनाया, उसने ये सोचा ही नहीं था कि अगर बारिश के टाइम पर यहाँ पर पानी जमा होगा तो उससे क्या करेंगे। तो उसको पहले से हमें हैंडल करके रखना पड़ता है। सो डेवलपर का भी यही काम है, जब भी आप कोई नई चीजें बना रहे हो, कितने वे से यूजर यहाँ पर इनपुट दे सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, इसी तरीके से आपको उसको इंप्लीमेंट करना होता है, राइट। ताकि फ्यूचर में हमारा कोड प्रॉपरली वर्क करे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, यही आपको ध्यान में रखना होता है हमेशा। सो देन अब यहां पर करेंगे हम लोग नेक्स्ट। अभी तो हमारा फॉर्मूला सिंपल था, हमें सिर्फ फुल नेम कैलकुलेट करना है। सो नेक्स्ट पे क्लिक किया, अगेन नेक्स्ट, एंड देन सेव। अब हमने जैसे ही डेटा को सेव किया, ओके, डेटा सेव किया हमने। अब आप देखो, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। जैसे हमने डेटा को सेव किया, आप ऑब्जेक्ट में जाओ, मुझे इसमें कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं, वो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के लिए भी फॉर्मूलाज अब वर्क करेंगे। जब भी आप डेटा को ओपन करोगे, फॉर्मूला आपको डेटा रिटर्न करेगा, नया रिकॉर्ड ही क्रिएट करना है ऐसा नहीं है। अभी आप एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के लिए भी फॉर्मूला कैलकुलेट हो ही जाएगा। तो अगर मैं राजकुमार का डेटा ओपन करता हूँ, और यहाँ पर लास्ट नेम नहीं है, तो फर्स्ट नेम में सिर्फ, फुल नेम में सिर्फ राजकुमार ही मिलेगा आपको। लेकिन दूसरे फील्ड में कोई डेटा नहीं है, तो उसने डेटा रिटर्न किया क्या? हमें नहीं।
तो अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो भी फुल नेम में क्या डेटा मिलेगा आपको? सिर्फ राजकुमारी मिलेगा, क्योंकि लास्ट नेम था ही नहीं, तो उसको कंबाइन करेगा कैसे वो, राइट? ठीक है, तो फुल नेम में भी आपको क्या मिलेगा? राजकुमारी मिलेगा। लेकिन अगर मैंने इसमें चेंजेस किया तो मैं इसमें करता हूँ राव। ठीक है, सो राजकुमार राव, अब मुझे ये डेटा आना चाहिए, तो बैच मैंडेटरी कर लिया क्या आपने? ओके, देखो फिल्टर क्राइटेरिया। अब मैं रिकॉर्ड को सेव करने के लिए गया, बट ये बैच तो इनएक्टिव है, तो ये वर्क ही नहीं कर रहा है। तो मैं इसकी बैच को चेंज कर लेता हूँ, इसको भी हैंडल करना पड़ेगा। आगे जाके अगर हम उसमें कोई चेंजेस कर रहे हैं तो भी ये एरर नहीं देना चाहिए हमें, राइट? सो देखो राजकुमार राव, एंड देखो अब प्रॉब्लम क्या आई, क्या प्रॉब्लम आई इसके अंदर? फुल नेम तो कैलकुलेट हुआ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? स्पेस। स्पेस। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें स्पेस ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करोगे? दोनों के बीच में स्पेस ऐड करना पड़ेगा। स्पेस कैसे ऐड होगा? देखो, फॉर्मूला के लिए जाओ, फिर से उसको एडिट करो, फुल नेम क्लिक करेंगे, एडिट, फिर से फॉर्मूला को एडिट करो। देखो कैसे आया? नेम कंबाइन विथ लास्ट नेम, लेकिन बीच में क्या होना चाहिए? स्पेस। सो नेम को कंबाइन किया, यहां पर ऐड करो ऐसे स्पेस, तो ये हो गया स्पेस को ऐड करना। नेम कॉन्केटिनेट, बीच में आ गई स्पेस, फिर स्पेस के बाद फिर से लास्ट नेम चाहिए, मतलब कॉन्केटिनेट, तो फिर से यही साइन आपके पास आना पड़ेगा, फिर से कॉन्केटिनेट। सो फर्स्ट नेम कॉन्केटिनेट विथ स्पेस, एंड स्पेस कॉन्केटिनेट विथ लास्ट नेम, तब जाके इसमें स्पेस ऐड होगा। इस तरीके से ये अब काम करेगा हमारे पास। तो सेव एंड देन सो रिफ्रेश, और अब ये प्रॉपरली हमें डेटा रिटर्न करेगा। ओके, आ गया क्या प्रॉपर? देखो आ गया क्या स्पेस के साथ? इस क्लियर है कि यहाँ तक एवरीवन? बताइएगा। इस फॉर्मूला इजी है, फॉर्मूला में कोई ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला कैलकुलेट होगा, आपको डेटा रिटर्न करेगा। अब आपको मैं यहाँ पर दे रहा हूं सिनारियो। अब ये ध्यान दो, मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट्स है अभी के लिए? एक है स्टूडेंट, एक है कोर्स, ओके बैच है पहले, बैच एंड कोर्स। मेरी रिक्वायरमेंट में आपको बता रहा हूं, स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए ज्वाइन करेगा, कोर्स की फीस हो सकती है 50,000, उस पर्टिकुलर बैच की फीस हो सकती है 40,000, अगर सपोज करो वो ऑफर में है, या 50 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, ठीक है, कितने भी हो सकती है। तो ये आपने कर लिया। अब जब ये स्टूडेंट फीस पे करेगा, है ना, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पर भी आपने फीस पेड ऐसे कुछ डेटा लिखा होगा। ये हो गई बैच फीस, ये हो गई कोर्स फीस। अब मुझे बताओ, जब भी मैं स्टूडेंट रिकॉर्ड को ओपन करूंगा तो मुझे ये पता चलना चाहिए ना कि स्टूडेंट ने कितनी फीस पे किया और कितनी फीस उसकी रिमेनिंग है। यस और नो? पता चलना चाहिए या नहीं? यस। यस सर। ओके, अब आप मुझे ये बताओ, जब भी मैं स्टूडेंट के रिकॉर्ड को ओपन करूंगा मुझे दो फील्ड्स चाहिए, कौन सी? टोटल फीस पेड, टोटल फीस पेड इज इक्वल टू एंड रिमेनिंग फीस। रिमेनिंग फीस। बताओ क्या फॉर्मूला बनाओगे दोनों के लिए? टोटल फीस पेड और रिमेनिंग फीस कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, बताइए जल्दी, आइडिया लगाओ अभी। कोर्स फीस है या फिर बैच फीस से अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, 40,000 बैच फीस है, तो कोर्स फीस से माइनस करना ही नहीं है आपको, हमेशा टोटल कोर्स फीस फीस ही यूज माइनस। करना है, राइट? हाँ, बैच फीस ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उस स्टूडेंट ने किस बैच को ज्वाइन किया उसी पे काम करेगा ये, राइट? सो बताओ, अब स्टूडेंट ने फीस पे किया है 10,000। अब अब बताओ फॉर्मूला। सर टोटल फीस में से जितनी फीस पेड करी है वो माइनस कर लेंगे, तो रिमेनिंग फीस आ जाएगी शायद। बराबर। और टोटल फीस पेड कैसे मिलेगी? कोर्स फीस तो होगी सर। वो कोर्स तो फी, डालनी पड़ेगी ना, कोर्स फी और टोटल फी। देखो कोर्स फीस से माइनस करेंगे तो पेड फीस। कोर्स फीस को माइनस करोगे पेड फीस से?
हाँ मतलब 40,000 पे और 10,000 पे किए तो रिमेनिंग 30 रहेंगे ना। तो वो तो फीस पेड माइनस कर रहे हो ना, कोर्स फीस थोड़ी माइनस कर रहे हो। ठीक है, हाँ देखो सिंपल, आपको क्या करना है, टोटल फीस पेड मतलब क्या, सपोज करो कि मैंने ये आपको मैन्युअली दिया ये वैल्यू अभी, है ना, तो आप क्या करोगे, ये अगर मुझे रिमेनिंग फीस कैलकुलेट करना, आप इजी कर सकते हो क्या, जो आपकी बैच फीस थी, बैच फीस माइनस फीस पेड, ये तो आप इजीली कर लोगे, बराबर है। इससे क्या मिला आपको, रिमेनिंग फीस। बट मेरा क्वेश्चन तो ये है ना, ये फीस पेड ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, ये मिलेगी तब तो रिमेनिंग फीस मिलेगी। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आपके स्टूडेंट ने कितना फीस पे किया, तब तक आप उसकी रिमेनिंग फीस कैलकुलेट कर सकते हो क्या, बताइए, ये बताइए पहले, कैलकुलेट कर सकते हो क्या। नहीं सर। नहीं। नहीं। सर फिर अब वो तो इनपुट लेना पड़ेगा ना यूजर से की, फिर हाँ तो उसने। यस, यूजर से नहीं, यूजर से नहीं। अब देखो मैं आपको उसमें सिनारियो बताता हूँ, मैं मेरी रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ, आप उसका सोल्यूशन दोगे, ओके। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है, आप मुझे उसका सोल्यूशन दो। मेरी रिक्वायरमेंट ये है, अब कोर्स की फीस कितनी है, 40,000 रुपए। आप मुझे बताओ, हर कोई स्टूडेंट 40,000 एक साथ पे करेगा क्या, नहीं सर, नहीं इंस्टॉलमेंट में देगा। इंस्टॉलमेंट में पे करेगा। सोचो अब आप डायरेक्टली मुझे इसका सोल्यूशन डिजाइन करके दो। इंस्टॉलमेंट में फीस पे हो रही है, कभी उसने 10,000 पे किया, मैं ऑप्शन दे सकता हूँ, ये भी बिजनेस रिक्वायरमेंट हो सकता है आगे जाके कि भाई आपके पास फिर 5 इंस्टॉलमेंट के ऑप्शन है, 5 महीने में 5 इंस्टॉलमेंट आपको देने हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो ऐसा अगर मेरी रिक्वायरमेंट है, कैसे करोगे, इंस्टॉलमेंट में डेटा ना चाहिए, पूरा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होना चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब ऑटोमेटिकली, स्टूडेंट ने फीस पे किया, डेटा कैलकुलेट हुआ, ऑटोमेटिकली फीस अपडेट हुई, क्योंकि यही तो काम होगा। स्टूडेंट को ऑटोमेटिकली ईमेल जाएगा कि आपने 10,000 फीस पे किया है, टोटल आपकी इतनी फीस पे हुई है, इतनी आपकी रिमेनिंग है, पूरा उसको ऑटोमेटेड ये सिस्टम हमें बनाना है। यही तो सेल्सफोर्स का काम है, इसीलिए हम इस पे काम कर रहे हैं एज अ डेवलपर, यही हम इंप्लीमेंट करके देते हैं क्लाइंट के लिए। अब ये मेरी रिक्वायरमेंट है, स्टूडेंट इंस्टॉलमेंट में फीस पे करेगा, मुझे सब कुछ कैलकुलेट करना है प्रॉपरली, आप ये बताओ कि कैसे होगा, बताओ, डिजाइन करो सोल्यूशन। यस गौरव, गायत्री, कृतिका, महेश, ओके, प्राची, प्रताप, रोहित, सागर, श्रीहरि, शुभम, सुनील। आपको पता है क्या, इंडस्ट्री में एक प्रोफाइल होती है सेल्सफोर्स डेवलपमेंट के लिए या कहीं पर भी, सोल्यूशन आर्किटेक्ट, पता है आपको, सोल्यूशन आर्किटेक्ट। यस जब सर। आप यस। अपने प्रोजेक्ट पे काम करोगे ना, आपके प्रोजेक्ट पे ही आपको मिलेंगे सोल्यूशन आर्किटेक्ट, बट हर प्रोजेक्ट पे नहीं मिलते हैं, ये भी ध्यान रखना। आप किस कंपनी में काम कर रहे हो उस पर भी डिपेंड कर रहा है। कई कंपनी में सिर्फ एडमिन मिलेंगे, डेवलपर मिलेंगे, मैनेजर मिलेगा, खत्म। किसी प्रोजेक्ट पे किसी जगह पर फिर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट होता है, उसका काम क्या होता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड बंदा होता है, उसको ऑलरेडी उसने काम कर लिया होता है, उसको सब कुछ पता है सेल्स के बारे में, वो रिक्वायरमेंट को देख के बेस्ट प्रैक्टिसेस उसके माइंड में एग्जीक्यूट हो जाती है, क्योंकि उसने उतना काम कर लिया होता है प्रोजेक्ट्स पे। तो वो जल्दी से सॉल्यूशन डिजाइन कर लेता है कि इससे इसको मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, तो वो आपको बताएगा। बट हर प्रोजेक्ट पे ऐसा नहीं होता, फिर बाकी प्रोजेक्ट पे आपको ही डिसाइड करना होता है कि आप इसको कैसे इंप्लीमेंट करके दो। तो हर कोई कंपनी सोल्यूशन आर्किटेक्ट अफोर्ड नहीं कर रही है, उसके पास मैनेजर है, सिर्फ डेवलपर्स है, आपकी बिजनेस एनालिस्ट की टीम है। बिजनेस एनालिस्ट आपको बिजनेस की रिक्वायरमेंट बता रहा है कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है, बाकी सब काम आपका, कैसे कर रहे हो क्या कर रहे हो सब आपको देखना है। हाँ, इसीलिए ये भी स्किल्स इंपॉर्टेंट है कि कोई रिक्वायरमेंट आ रही है, आप उसके लिए सोल्यूशन प्लान कर रहे हो, सोचो कैसे करोगे, मुझे ये बताओ। सर मैं एक ट्राई करता हूँ, क्या हम ऐसी फील्ड बना सकते हैं, फर्स्ट हम्म, इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, और फिर जैसे जैसे वो फीस भरता है वैसे वैसे उसे फिल करेंगे डेटा, और एक फॉर्मूला बनाएंगे जिसमें कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट का मतलब उनका कैलकुलेशन करेंगे। तो शायद जो जो इंस्टॉलमेंट उन्होंने भरी होगी तो उसका आ जाएगा शायद से रिजल्ट। हाँ, डेटा वहां से भी कैलकुलेट हो सकता है, तो आपको 4 फील्ड बनानी पड़ेगी। पर आपने रिक्वायरमेंट अच्छे से नहीं सुना। ईएमआई फ्लेक्सिबल है, वो एक साथ भी दे सकता है ना, अगर वो रईस है स्टूडेंट मेरा, उसने 40,000 पूरा एक साथ दे दिया तो। और हम्म। आपने फील्ड कितना बनाया फिर इंस्टॉलमेंट के लिए, 5,
आगे जाके अगर मैं, कोई स्टूडेंट मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर मैं तो 6 इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा, मैं मना नहीं कर सकता स्टूडेंट को, तो वो 6 इंस्टॉलमेंट में देगा। फिर नंबर हमने ऑफ तो 4 ही इंस्टॉलमेंट फील्ड बनाई। कैलकुलेट करके, क्या? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करके सर। हाँ वही तो, बताओ क्या कर सकते हो। जैसे अभी गौरव ने बताया प्रॉपर, यस, उन्होंने जो दिमाग लगाया, जो उन्होंने सोल्यूशन डिजाइन किया, यस बराबर है कि मेरे पास उतनी फील्ड्स होनी चाहिए उस तरीके से, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या निकली कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल रही है वहां पे। करेक्ट है कि स्टूडेंट तो है वो 2 ही इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकता है, कभी वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो 6-7 में, मतलब आगे जाके अगर मुझे उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो फील्ड मुझे बनानी पड़ेगी बार बार। तो उसका अल्टरनेटिव सोचो, सोल्यूशन तो वही है, अब उसका अल्टरनेट सोचो। हाँ सोचिए, यस गाइस, बाकी सब लोग, प्राची, प्रताप, रोहित, सागर, श्री, इजी है, ट्राई करो। ठीक है, सिंपल है कि कैसे आप उसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करना है अच्छे से। ऐसा कर सकते हैं क्या? नागपुर से कितने लोग हैं गाइस अपने पास? नागपुर से कितने लोग हैं इस बैच में? नागपुर से कौन कौन है? यस, नागपुर से कोई नहीं है क्या अभी नागपुर से यहाँ पे? ओके, कृतिका और शर्विल भी थे ना, शर्विल अब्सेंट है क्या आज? ओके, रोहित और शर्विल अब्सेंट है क्या? ओके ठीक है, आज शर्विल अब्सेंट है इसीलिए काउंट कम है। हाँ यस, बताओ गाइस। ऐसा कर सकते हैं क्या? कितने इंस्टॉलमेंट पहले दे देंगे ऐसा पूछेंगे, मतलब 2 3 4, और उसके हिसाब से हम इंस्टॉलमेंट वन तो जनरेट करेंगे फील्ड। बट फील्ड, फील्ड कैसे ये होगी? हर रिकॉर्ड के लिए आप फील्ड नहीं बना सकते, ये तो आप बोलोगे उसको कि आप किस इंस्टॉलमेंट में पे करोगे, लेकिन फील्ड तो आप ऑब्जेक्ट पे बना रहे हो ना। जब आप ऑब्जेक्ट पे बनाओगे फील्ड, तो वो हर रिकॉर्ड के लिए चला गया, हर स्टूडेंट के लिए चला गया। 4 फील्ड बना लिया, पूरे स्टूडेंट पे 4 फील्ड आ गई, वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड, फोर्थ, सभी यूजर के लिए चला गया। तो वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ आ गई? अगर किसी स्टूडेंट ने फिर बोला कि ठीक है सर मैं 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा हूँ, लेकिन 4 फील्ड तो ऑलरेडी बना लिया आपने। सोचो, दिमाग बराबर लगा रहे हो, थोड़ा सा और डिजाइन करो उसमें, बस थोड़े से चेंजेस करने हैं और आपका काम बन जाएगा। सोचो और सोचो। सुनील, शुभम, श्रीहरि, सागर, रोहित, प्रताप, प्राची, महेश, कृतिका, गायत्री, गौरव। ओके, गलत होगा तो भी चलेगा, बट ट्राई करो एटलीस्ट कि कैसे कर सकते हैं हम लोग। सोचने में क्या जा रहा है? जितना सोचोगे अपने मेमोरी में, अपने माइंड में कुछ एक्टिवेशंस होंगे, आप सोचना स्टार्ट करोगे, उस पर काम करना स्टार्ट करोगे। ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना है हमें। ठीक है, क्योंकि हम एक डेवलपर बन रहे, डेवलपर का सर काम क्या है? सर हम हाँ, ऐसा कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट फील्ड है, उसमें हम पहले से डेटा फेच करेंगे, अगर कुछ होगा तो उसमें बाय डिफॉल्ट आएगा और उसमें प्लस करेंगे। नहीं होगा। हम्म। यस, और 2-3 स्टूडेंट ही आंसर करे, बाकी क्या? इस प्राची, आपको क्या लगता है कैसे करोगे, बताओ। प्राची, मुझे सभी का रिस्पॉन्स चाहिए जो कि कोई पीछे नहीं रहेगा क्लास के अंदर। यस प्राची, आपको क्या लगता है कैसे कर पाओगे? यस बताइए। इस गाइस में सभी को कैमरास ऑन करके बोलूंगा जब, क्योंकि मैं आपका नाम लेता हूं और आप आंसर नहीं करते हो तो। अदरवाइज मैं क्लास में सभी को कैमरास ऑन करके बैठने के लिए बोलूंगा, कंपलसरी। इसीलिए अभी क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, इसीलिए मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ कि कैमरा ऑन करके बैठो। यस, प्राची, क्या लगता है आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे इसको? जित जो भी आपको लगता है आप बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आप सोच सकते हो वो बताओ। देखो क्या करना है मुझे, मेरे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट किसी कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं। अब कोर्स की फीस अगर मेरे पास 40,000 है, रियल टाइम में सोचो कि ये कैसे वर्क कर सकता है। 40,000 कोर्स की फीस है, तो हर कोई स्टूडेंट 40,000 तो एक साथ पे नहीं करेगा, वो इंस्टॉलमेंट में पे कर सकता है। तो वो सब कुछ मुझे कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट ने अभी 10,000 दे दिया, तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होना चाहिए। कोर्स फीस थी मेरे पास, मतलब बैच फीस थी 40,000, 40,000 माइनस हो जाएंगे 10,000, फिर कितना होगा मेरे पास कि 10,000 आपकी फीस पेड हो गई, रिमेनिंग फीस हो गई आपकी 30,000। आगे जाके वो और डेटा पे करेगा, फिर से कैलकुलेट होना चाहिए, फिर से डेटा आना चाहिए, और अगेन उसको रिमाइंडर पे जाना चाहिए। तो इस तरीके से मेरा ये रिक्वायरमेंट है। आप सोचो कि इसको बनाएंगे कैसे, बस। ओके, सोचिए अगेन प्राची। यस प्रताप, आप बताइए क्या कर सकते हैं प्रताप? यस,
क्या कर सकते हैं इसके लिए? टोटल फीस में से जैसे जैसे अमाउंट पेड करते जाएंगे वो माइनस करते प्लीज शुभम, एक मिनट। हाँ प्रताप बोलिए। इंस्टॉलमेंट टाइप हाँ काउंट करके कुछ उसका सम और मीन निकल के। राइट, वो भी हो सकता है। ग्रेट। अब सोचो उसमें और कैसे कर सकते हो, लेकिन बनेगा कैसे वो? बनेगा कैसे? आंसर तो है लेकिन वो इनकम्प्लीट है आपका। सोचिए और सोचिए। ये सही ट्रैक पे हो आप। यस गाइस, ट्राई करिए। रोहित, श्रीहरि, ट्राई करिए अगेन। गायत्री, गायत्री, कृतिका, यस प्लीज बोलिए। ट्राई करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ट्राई करना है आपको। गायत्री, क्योंकि आपका रिस्पांस बहुत कम है इस क्लास में, दो चार स्टूडेंट है उनका ही रिस्पांस है, बाकी स्टूडेंट्स का रिस्पांस नहीं है। प्लीज ट्राई करो बोलने के लिए। गायत्री सर बताइए क्या लगता है आपको? सर एक मिनट गाइस। ओके। हाँ, इस गायत्री बताइए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि क्लास के अंदर सभी का रिस्पॉन्स हो। ठीक है, गलत होगा चलेगा, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन बात करना है हमें, हमें पीछे नहीं रहना है, बस ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो क्या होता है ना कि हमें आता भी है कभी कभार, लेकिन हम आंसर नहीं करते। कॉलेज में भी ये होता है हमारे साथ। तो लेकिन इससे आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस करने वाले हो आगे जाके, कि अगर आप पीछे पीछे हो, आप आंसर नहीं कर रहे हो, आप इंटरेक्शन नहीं रख रहे हो टीम में भी। ठीक है, टीम में भी, क्योंकि आपके करियर ग्रोथ के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी स्किल्स को दिखाना है। आपको ऐसा लगता होगा कि आईटी इंडस्ट्री के अंदर कि नहीं मैं चुपचाप अपना काम करूंगी और हो जाएगा, नहीं ऐसा भी नहीं होता कि मैं बस अपने काम से काम रखूंगा, मुझे टास्क मिल रहे हैं मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मुझे जो टास्क मिली मैं उसको काम करूं बस हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वहां पे इंटरेक्शन जरूरी है। आपको पता नहीं होगा, जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे, जब मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है, उस टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं था, अभी एआई का वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, और कोविड तो स्टार्ट होने वाला था उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, फिर भी इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट थी उस कंपनी के पास, बहुत ज्यादा। जहां पर मैंने ज्वाइन किया था, मैंने तो जावा डेवलपर, मतलब मेरा रोल था पहले का, जावा डेवलपर का मैंने काम किया एक साथ। उसके बाद फिर मैंने जो कंपनी में ज्वाइन किया, वहां पे सेल्स सोर्स करना था। तो सिर्फ एक महीने का टाइम दिया गया हमें, एक महीने का, एक महीने में हमें सेल्स सोर्स खुद से करना था। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि सेल्स सोर्स कोई पढ़ाएगा, कोई ट्रेनर नहीं था, खुद से पढ़ो। रिसोर्सेज दिए गए थे, गूगल ड्राइव पे थे उनके पास, सब कुछ रिसोर्सेज फॉरवर्ड कर दिया, एक महीने की आपकी ट्रेनिंग है ये बताया, पीसी असाइन हुआ, काम करो अपना, स्टार्ट करो। उसके बाद हर किसी को एक मेंटर असाइन किया गया। अब मेंटर का काम बस इतना है कि इसका प्रिपरेशन कैसे चल रहा है वो देखो, पढ़ाना नहीं, सिर्फ क्वेश्चन पूछना। आज का क्या था, हाँ आज इतने टॉपिक हुए, अभी तक कितना प्रिपेयर हुआ, उससे बस क्वेश्चन पूछो कि ये किया गया, ये हुआ क्या, फिर ये बताओ, वो बताओ, ऐसा। ये इस टाइप की ट्रेनिंग इंडस्ट्री में, बहुत बड़ी कंपनी है तभी वो बैचेस लेती है जिसमें खुद से कोई ट्रेनर आके आपको पढ़ाता है, लेकिन बहुत कम कंपनीज ऐसी है जो आपको ऐसे ट्रेनिंग देंगी। बाकी सब कंपनी में आपको ही पढ़ना पड़ेगा। तो एक महीने का टाइम, उसके अंदर जितना पढ़ा ठीक है, उसके बाद हुआ इवेल्युएशन कि आप अभी कितना पढ़ा है, फिर एक महीने का टाइम मिला आपको, फिर उसके बाद आपने कितना पढ़ा है, उसके बाद आपकी इंटरव्यूज, प्रोजेक्ट के लिए फिर से इंटरव्यूज। सो मैनेजर थे, प्रोजेक्ट मैनेजर, वो आपकी इंटरव्यूज लेंगे आपको प्रोजेक्ट के लिए असाइन करने के लिए। और हर महीने में वहां पर वो नए एम्प्लॉयज हायर कर रही है कंपनी, हर महीने। ठीक है, 6 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड, ट्रेनिंग खत्म हुई, प्रोजेक्ट पे असाइन हुआ लोगों का, किसी को 2 महीने में ही निकाल दिया कंपनी ने, 2 महीने में। जबकि उस कंपनी के पास इतनी रिक्वायरमेंट थी, वो हर महीने नए एम्प्लॉय हायर करिए, डेली इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा है, बट हायर करने के बाद भी वो लोगों को फायर कर रही थी। क्यों? जिन स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन अच्छा नहीं है, जो स्टूडेंट एक्टिव नहीं है, ऐसे स्टूडेंट को कंपनी फायर कर रही थी। मतलब वो सिर्फ आ रहे हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं है। ठीक है, जितना पूछा उतना ही आंसर कर रहे हैं, किसी से बातचीत नहीं। एचआर आता था, हमारा टॉप फ्लोर था, सो टॉप फ्लोर पे आ रही है एचआर, वो बोली अभी तक कि आप कितने लोगों से मिले, कंपनीज में आपने अभी तक कितने लोगों से बात किया, ये क्वेश्चन पूछ रहे वो, कि आपने कितने लोगों से बात किया।
सेकंड फ्लोर पे मुझे किसी का नाम बताओ जिससे आपने बात किया अभी तक। तो ये इंटरेक्शन रखना जरूरी था, क्योंकि आप इस सराउंडिंग में काम कर रहे हो तो आपने डाउट्स पूछे होंगे आपके, या आपने किसी से बात किया होगा, इंटरेक्शन रखना पड़ेगा। ये जरूरी था इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है। तो क्योंकि उससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होता है, आपकी बॉन्डिंग अच्छी बनती है, आप एक अच्छे टीममेट बनते हो। ठीक है, आप ग्रुप में अच्छे से काम कर सकते हो। ये जरूरी है, हर एक स्किल वहां पर चेक होती है, ऐसा नहीं सब। और जरूरी है आप, और ऐसा भी नहीं है कि आपको आपकी इंग्लिश सिर्फ इंटरव्यू तक हेल्प कर रही है, उसके बाद आपकी जितना भी है, पुणे की कंपनीज में अगर आप ज्वाइन करें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैक्सिमम वहां पर मराठी ही चलता है। ठीक है, मराठी में ही बात करते हैं। जब सिर्फ कॉल पे बात करना हो, क्लाइंट कॉल पे, तभी हमें इंग्लिश लगती है, लेकिन वो भी धीरे धीरे। एक साथ तो आपको कोई भी डायरेक्टली क्लाइंट प्रोजेक्ट पे नहीं डालता। प्रोजेक्ट मैनेजर जब आपको प्रोजेक्ट पे असाइन करता है फ्रेशर लेवल पे, तो वो आपको एज अ शैडो रिसोर्स लेता है, उसके बाद फिर वो आपको असाइन करेगा। ठीक है, धीरे धीरे फिर क्लाइंट की मीटिंग में भी आपको इंट्रोड्यूस करेगा, तब जाके तब आप अवेलेबल रिसोर्स वहां पे आते हो। लेकिन स्टार्टिंग में डायरेक्टली क्लाइंट प्रोजेक्ट पे वो ऐड करते सिर्फ एज अ शैडो रिसोर्स, कि आप बैकग्राउंड में उस पर काम करो प्रोजेक्ट पे, फिर डायरेक्टली फिर आपको क्लाइंट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो सीखने के लिए भी आपको काफी ज्यादा टाइम मिलता है, लेकिन अगर आप इंटरैक्शन नहीं दे रहे हो, आपको पूछने के बाद भी अगर आप वहां पर बात नहीं कर रहे हो, तो फिर कंपनीज पहले आपको टारगेट करती है। ठीक है, क्योंकि आपका इंटरैक्शन नहीं दिख रहा है, आप एक्टिव नहीं हो, तो फिर प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जहां पर भी आप जा रहे हो, आपका प्रेजेंस होना चाहिए। चाहे आप कंपनी में हो, चाहे आप किसी कॉलेजेस में हो, चाहे आप किसी इंस्टीट्यूशन में हो, आपका प्रेजेंस होना चाहिए। ऐसा मत करना कि बस सेशन ज्वाइन किया, शांत रहे, चुपचाप सेशन अटेंड किया, कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, कुछ इंटरैक्शन नहीं, कुछ नहीं। आप क्लास में आए हो या नहीं आए हो ये भी मुझे नहीं पता चल रहा है, तो ये मत करना। ठीक है, सेम, क्योंकि आगे जाके आपको ये रियलाइज होगा। मैं अभी आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या गाइज, एवरीवन? यस। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर आपका कॉलेज छूटा है, एक बार कॉलेज जाके विजिट करो, देखो कि आपको कितने लोग पहचानते हैं कॉलेजेस में, आपके स्टाफ आपको पहचानते हैं या नहीं। ठीक है, और ऐसा स्टूडेंट होगा जो टॉपर होगा, अगर वो कॉलेज जाता है, उसको कॉलेजेस में उसके टीचर्स पहचानते हैं, कॉलेज का स्टाफ पहचानता है, उनकी जूनियर्स भी पहचानते हैं। लेकिन अगर आप एक सिंपल हो, मतलब आप पढ़ाई में अच्छे भी हो लेकिन उतने अच्छे भी नहीं, बुरे भी नहीं, एक एवरेज स्टूडेंट हो, और आपने सिर्फ क्या किया, पूरा 4 साल या 3 साल जो भी आपने डिग्री किया होगा, सिर्फ कॉलेजेस में गए, एग्जाम दिया, कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन नहीं, कुछ भी नहीं, एग्जाम दिया, पास भी हो गए, ऑल क्लियर है, अभी तक कोई बैकलॉग भी नहीं लगा आपका, अच्छे से परसेंटेज भी मिले और आप कॉलेज से निकले। बट जब आप कॉलेजेस में जा रहे हो, आपको कुछ नहीं पहचान रहा है, कोई नहीं पहचान रहा है आपको उस कॉलेज में, कोई फायदा नहीं है ऐसा। क्योंकि वहां पे भी आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस किया होगा। कॉलेजेस में भी अपॉर्चुनिटीज आती है, वो उन्हीं को मिलती है पहले। मतलब कोई फंक्शन होगा तो फंक्शन में भी देखो, पहले वो टीचर्स लोग किसको बोल रहे थे, जिसको पता है कि कौन स्टूडेंट एक्टिव है, इस काम को कौन अच्छे से कर सकता है, ये जरूरी था वहां पे दिखाने के लिए। तो आपने देखा होगा कि जो टॉपर्स लोग हैं, या टॉपर भी नहीं, लोग जो किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में अच्छे हैं, जो हाईलाइट हो चुके स्टूडेंट, तो उसको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। यही है सेम, आपकी लाइफ में आगे भी आपको वैसी ही अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। पीछे रहोगे तो प्रॉब्लम है। ठीक है, इंटरैक्शन रखो, हमेशा देखो कि आप कहाँ कम पढ़ रहे हो, उसको और इम्प्रूव करते चलो। ठीक है, उसमें इंप्रूवमेंट्स ऐड करते चलो, क्योंकि कोई मैजिक नहीं है कि ऑटोमेटिकली कुछ होगा ऐसा। हमें उस पर काम करना पड़ेगा, जब तक हम काम नहीं करेंगे कुछ चेंज नहीं होगा, एज इट इज ही रहेगा। तो अभी टाइम होता है हमारे पास ट्रेनिंग के अंदर ही, क्योंकि जब इंडस्ट्री के अंदर जाओगे और ऐसे ही कम नॉलेज लेके गए, इंटरव्यू सिलेक्ट हो भी गया, बट अगर वहां पे गए, 10 लोगों को हायर किया गया एक साथ, आप उस टीम में काम करें, उन लोगों के साथ आप काम करें, वहां पर अगर आपको ऐसा फील हुआ कि मैं कहीं पे कम हूं, तो थोड़ा सा आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो हमेशा थोड़ा थोड़ा होके कम होते आता है। तो ये नहीं होना चाहिए कभी आपके साथ। तो इसीलिए यही से आपको इंप्रूव करके जाना है। क्लियर है क्या? यस एवरीवन, क्योंकि Yes, यहाँ sir. पे चांसेस है, यहाँ पर आप गलत भी होंगे तो कोई आपको जज करने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने सीखने के लिए ही आए हैं यहाँ पे, राइट? तो कोई आपको जज नहीं करेगा, कुछ नहीं। यहाँ पर हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे, उस पर काम करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री में जाने के बाद हमें उतना टाइम नहीं मिलेगा जितना हमें अभी हमारे पास है। क्योंकि एक बार प्रोजेक्ट में असाइन हो गया, तो डेली आपको रिव्यू देना पड़ेगा कि आपने क्या काम किया, आपको टाइम शीट फिल करना पड़ेगा कि आपने डेली क्या काम किया।
डेली मॉर्निंग में मीटिंग हुई, इवनिंग में आपको बताना पड़ेगा कि आपने आज क्या किया। नेक्स्ट डे फिर से आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ तक काम हुआ, कहाँ तक आप पहुंचे। तो टाइम कम है, इसीलिए यही से सब कुछ इंप्रूवमेंट करके आपको जाना है। क्लियर है क्या एवरीवन? यस प्लीज। यस। क्योंकि मैं सिर्फ ओवरऑल आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, बस मेरा काम यही नहीं है कि बस आ गए आपको ट्रेनिंग दे दिया और हो गया। मैं आपको फ्यूचर के लिए रेडी कर रहा हूँ, आईटी इंडस्ट्री के लिए मैं आपको रेडी कर रहा हूँ। तो उसी हिसाब से मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। आपको ऐसा अभी लगेगा कि नहीं ये सब जरूरत क्या है मुझे, बट ये जरूरी है आगे जाके आपकी करियर ग्रोथ के लिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आप अपनी स्किल्स को दिखाओगे नहीं ना, तब तक किसी को पता नहीं चलेगा और ना ही उसकी वैल्यू होगी। अब वैल्यू उसी की होगी जो अपने काम को दिखाएगा, अपनी स्किल्स को दिखाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर भी हमारे पास भी रेफरेंसेस आएंगे, आप खुद सोचो। मैं उसी को दूंगा जो मुझे पता है कि क्लास में इसका इंटरेक्शन अच्छा था, इसने सभी टास्क शेयर किया, और ये सोचता था, ये लॉजिक इंप्लीमेंट करता था, इसका परफॉर्मेंस अच्छा है। तो हर बैच में दो तीन स्टूडेंट्स हाईलाइट होते हैं। तो अगर मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आई तो मेरे मन में पहले वही स्टूडेंट्स आते हैं, ना कि बाकी लोग। मेरे लिए तो सब लोग अच्छे हैं, लेकिन जब वहां पे मैं रेफर कर रहा हूँ किसी को, तो मैं भी तो यही सोचूंगा ना। अगर कोई कंपनी मेरे पास आ रही है, कोई अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ रही है, कोई मेरे स्टूडेंट है ऑलरेडी, उसने किसी स्टूडेंट को रेफर करने के लिए मुझसे कांटेक्ट किया, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि मैं उसको अच्छा कैंडिडेट रेफर करूंगा। क्योंकि ताकि वो फेल ना हो इंटरव्यू के अंदर, जो रेफर कर रहा है उसमें भी कोई बात ना आए, कंपनी भी उसको बोले कि नहीं इसने जो कैंडिडेट रेफर किया था वो अच्छा था। इसीलिए तो ये इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है क्या, जब कोई कैंडिडेट रेफर करता है तो उसको बोनस मिलता है कंपनी की तरफ से। तो फिर वो भी उसी लिए से सोचेगा कि नहीं मैं अच्छे कैंडिडेट को रेफर करूं ताकि उसको हायरिंग मिले। तो इसीलिए ये जरूरी है। क्लियर है क्या गाइस एवरीवन? सर यस। हाँ। सर जैसे मैंने इसलिए स्टार्टिंग में बोला था कि हम 3-4 इंस्टॉलमेंट का बना सकते हैं, बट फ्लेक्सिबल चाहिए। तो मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली कैसे पॉसिबल है, बट मुझे लगता है कि अगर हम ऐसा रखें कि डिपेंडेंसी रखे हर एक इंस्टॉलमेंट फील्ड पे, कि जैसे अभी मेरी पर्टिकुलर फीस है, मैंने उसके कुछ हाफ डाली, तो मुझे अगर वो उतना कैलकुलेट नहीं होता है कि वो पूरी फीस नहीं बैठ रही उसमें, तो मुझे अगली फील्ड दिखाए। ऐसा कुछ कर सकते हैं अगर मतलब वो डायनेमिक नहीं फर्स्ट होता है, इंस्टॉल में ही पूरी उतना फीस कर डायनेमिक देता नहीं है हो तो सकता। मुझे जो वो आपका पेज लेआउट नेक्स्ट है ना, सेकेंड। वो जो आपका पेज लेआउट है, आपने जितनी फील्ड बनाए वो उतना आपको शो होने वाली है वहां पर। फील्ड जितनी भी फील्ड्स आपने बनाई है आपके ऑब्जेक्ट में वो सब शो होगी। फिर डायनामिक बनाना है आपको तो पूरा कंपोनेंट बनाना पड़ेगा नया। ये जो पेज है ना, ये जो पेज है, आप ये बोल रहे हो ना, जैसे मैं जी सर। स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं जैसे यहाँ पर न्यू पे क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पर कुछ डेटा दे रहा हूँ, तो ये आगे की फील्ड चेंज हो, तो उसके लिए पूरा ये पेज ही आपको डिजाइन करना पड़ेगा नया, पूरा कोडिंग के थ्रू, एक छोटी सी रिक्वायरमेंट के लिए। आप सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में क्यों सोच रहे हो? स्टूडेंट पे ही सब कुछ चेंजेस हो ये क्यों सोच रहे हो? सर सर ऐसा कर सकते हैं क्या, हाँ इंस्टॉलमेंट का नया ऑब्जेक्ट बना के उसमें स्टूडेंट और बैच डिटेल डाल के ऐड कर करेक्ट, सकते हमें नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना। ऑब्जेक्ट बनाने से ये सिंपल होगा। इंस्टॉलमेंट एक डेटा है, मैंने कहा कि एक स्टूडेंट मल्टीपल इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, तो सिंपल है ना कि मैं जो एक ऑब्जेक्ट की भी जरूरत पड़ सकती है यहाँ पर। यस और नो? यस सर। सर एक ऑब्जेक्ट क्लियर है? बना के, यस सर। यस, हम्म, एक एक यस ऑब्जेक्ट सर, ऑब्जेक्ट बना एक के ऑब्जेक्ट बनाएंगे। बना के उनके रोल और रिलेशन से समरी क्रिएट करके। कर देंगे। राइट, और रोल अप समरी। कितना इजी हो गया रोल अप समरी से, तो ये कितना इंस्टॉलमेंट उसने पे किया ये भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मतलब टोटल फीस उसने कितना पे किया उसको कैलकुलेट करने का काम कितना है, सिर्फ रोल अप समरी का। मुझे कोई फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। कितना सिंपल है फिर। ये सोचना पड़ेगा, देखो सोल्यूशन भी आपने ही बताया, ये सोचना पड़ेगा। जैसे आप सोचोगे इजीली आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। क्लियर है अभी? यस गाइस। बहुत ज्यादा यस हार्ड सर। था क्या? नहीं। जो हमने सीखा है उसी को यूज करते आना चाहिए, जो हमने सीखा है। राइट, तो देखो कैसे करेंगे। हमें सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सिंपल है, क्या करोगे? एक ऑब्जेक्ट बनाओगे। सो स्टूडेंट का एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट बनाओ इंस्टॉलमेंट के नाम से। सो इंस्टॉलमेंट्स, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स है हमारे पास, हर स्टूडेंट इंस्टॉलमेंट पे करेगा। तो जैसे एक स्टूडेंट बना मेरे पास समीर नाम का। अब मैं फ्लेक्सिबिलिटी भी बोल रहा हूं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर समीर ने एक ही इंस्टॉलमेंट पे किया तो इसका एक ही चाइल्ड रिकॉर्ड बनेगा। राज है, राज ने अगर 4 इंस्टॉलमेंट में पे किया तो इसके यहाँ पर ऐसे 4 रिकॉर्ड बनेंगे। करेक्ट। तो हर पेरेंट, पेरेंट कौन हुआ अभी यहाँ पर बताओ मुझे, पेरेंट कौन हुआ? स्टूडेंट। 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 स्टूडेंट ये हो होगा। गया हमारा पेरेंट, वन साइड ऑब्जेक्ट। और एक पेरेंट मेनी चाइल्ड। यस और नो?
तो यस सर। इंस्टॉलमेंट हो गया मेरा मेनी। अब मुझे कैलकुलेट करना है, यहाँ पर एक फील्ड आप बनाओगे, जैसे इंस्टॉलमेंट अमाउंट, आप एक फील्ड बना लो इस ऑब्जेक्ट पे, इंस्टॉलमेंट अमाउंट या फीस अमाउंट, जो भी आपको देना है वो। अब इस फील्ड के बेस पे अगर मेरे पास ये राज पेरेंट है, इसके अगर ये दो तीन रिकॉर्ड है, एक है दो तीन है कितने भी हो, तो जैसे जैसे डेटा आएगा इस फील्ड को मैं यूज करके सम निकाल सकता हूँ इजीली, सम निकाल यस सकता सर। हूँ। एक यस रिकॉर्ड सर। आया तो एक रिकॉर्ड से ही सम आएगा, दो रिकॉर्ड है दोनों का सम आएगा, तीन रिकॉर्ड है तीनों का सम, जितने रिकॉर्ड से उतना सम आएगा। और ये क्या हो गई मेरी टोटल फीस पेड। कितना इजी है। यस प्रताप, आपने सोचा था इसके बारे में लेकिन आंसर पूरा नहीं किया। रोल अप समरी आप सोच रहे थे, लेकिन कैसे रोल अप समरी वर्क करेगी, चाइल्ड ऑब्जेक्ट बना के उससे कैलकुलेट करके। इजी है राइट। अब क्या करोगे देन, ये मिली अगर फील्ड तो सिंपल आप कैलकुलेशन करना है और उसमें से अगेन डेटा को आपको जो फील्ड है हमारी वो भी कैलकुलेट करना है, रिमेनिंग फीस वगैरह। अब बताओ सिंपल था या नहीं ये। बहुत सिंपल सिंपल था। था ये। करेक्ट। बस हमें सोचना है, बस एक ही बात पे नहीं सोचना है कि स्टूडेंट पे ही मैं चेंजेस कर रहा हूँ। मल्टीपल डेटा बन रहे हैं तो नया ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट में सारी चीजें इंप्लीमेंट करते हैं क्या हम। मैंने पहले ही बोला कि एक ही ऑब्जेक्ट पे बनाने के लिए जाओगे रिडंडेंट डेटा आएगा, इनकंसिस्टेंट डेटा होगा। करेक्ट। इसीलिए दूसरा ऑब्जेक्ट की हमें जरूरत पड़ी जो है इंस्टॉलमेंट। अब ये जो फील्ड बनेगी आपकी न्यूमेरिक होगी, मतलब करेंसी टाइप की, और इसी के बेस पे आप डेटा को कैलकुलेट करोगे। अब देखो मैं आपको बोल रहा हूँ, रिक्वायरमेंट समझ में आ गई, अब ये कैसे इंप्लीमेंट करोगे। यस जी सर, तो आ समझ गया। गए। यस गौरव, गायत्री, कृतिका, यस सर। ओके, महेश, प्राची, प्रताप, रोहित, सागर, यस श्रीहरि, शुभम, सुनील, एवरीवन। यस। ओके अब देखो, अब इसके लिए क्या करोगे, एक ऑब्जेक्ट बना लेना आप लोग। इंस्टॉलमेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। इंस्टॉलमेंट, इसमें क्या क्या फील्ड्स बनाओगे, देखो एक इंस्टॉलमेंट आईडी बना लेना। पहली फील्ड जो नेम की फील्ड थे ना उसी को कर लेना इंस्टॉलमेंट आईडी, क्योंकि इंस्टॉलमेंट का नाम तो आप नहीं दोगे, तो इंस्टॉलमेंट आईडी इसको नाम देना। ठीक है, और ऑटो नंबर फील्ड यूज कर लेना। दूसरा, यहाँ पर ऐड करो डेट, इंस्टॉलमेंट डेट ऐड करो, एंड देन टाइम भी ऐड करो कि इस टाइम पर उसने पे किया था टाइम, और इंस्टॉलमेंट अमाउंट या फिर फीस अमाउंट, इंस्टॉलमेंट फीस बोल दो। क्या हो गया, तो इंस्टॉलमेंट फीस, सो इंस्टॉलमेंट फीस। ठीक है, सिंपल है इंस्टॉलमेंट फीस। अब आगे जाके हमें ठीक है जब जरूरत पड़ेगी तब बाकी फील्ड्स बनाएंगे, अभी के लिए इतना ही। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हमारे पास ऑलरेडी है, और मुझे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे साथ इसको रिलेशनशिप अप्लाई करना है। कौन से रिलेशनशिप बनाओगे बताओ मुझे, लुकअप या मास्टर डिटेल। सर मास्टर 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 डिटेल। डिटेल। डिटेल बना। करेक्ट, मास्टर डिटेल। अब ऐसा कोई है कि वो भी सोच रहा था कि अब कौन सी बनाए, ऐसा कोई है क्या। नो सर, रोलर समरी बनाना। करेक्ट, क्योंकि रोल अप समरी बनानी है मुझे, तो मुझे मास्टर डिटेल यूज करना पड़ेगा राइट। तो यहाँ पर हम फील्ड बनाएंगे मास्टर डिटेल। सो मास्टर डिटेल सिंपल है। सो मास्टर डिटेल फील्ड हमें यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करना पड़ेगा। तो अगर सपोज करो कि कोर्स की फीस है मेरे पास 40,000, अब स्टूडेंट मुझसे फीस पे कर रहा है, तो वो वन टाइम में भी दे सकता है। वन टाइम में दिया तो स्टूडेंट का एक ही चाइल्ड बनेगा इंस्टॉलमेंट का 40,000 का, खत्म। अगर वो तीन इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है तो क्या करेंगे हम, तीन चाइल्ड रिकॉर्ड बनेंगे। हमने अगर चाहे तो हम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर मतलब क्या कर सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी ना देते हुए हम क्या करेंगे कि एक तो मैक्स इंस्टॉलमेंट हम दे सकते हैं कि 5, मैक्स इंस्टॉलमेंट की 5 है, फिर आप चाहो तो एक में कर लो, दो में कर लो, तीन में कर लो, चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है राइट। फिर उस हिसाब से हम डेटा कैलकुलेट करेंगे प्रॉपरली और हमें ये मिल जाएगा। अब आपके लिए ये रिक्वायरमेंट है, अभी आपको ट्राई करना है। इंस्टॉलमेंट का ऑब्जेक्ट बना, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हमारे पास ऑलरेडी है। अब इन दोनों फील्ड्स को आप ट्राई करो, कौन सा, एक है टोटल फीस पेड, टोटल फीस पेड ये आपको कैलकुलेट करना है, और रिमेनिंग फीस, ये दो फील्ड अब आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कर रहे हो ट्राई करो, कर पाओगे। टोटल फीस अगर हमें मिल गई, ओके, कोर्स फीस तो हमारे पास है वो बैच ऑब्जेक्ट पे, ओके, टोटल फीस जो है वो बैच ऑब्जेक्ट पे, तो बैच ऑब्जेक्ट की फीस लेना है। टोटल फीस यहाँ पर कैलकुलेट होगी, दोनों को माइनस किया तो रिमेनिंग फीस मिल गई, सिंपल है। और ये तो रोल अप समरी के थ्रू ही मिल जाएगा आपको, तो सिंपल हो जाएगा काम। ट्राई करो, कहीं पर स्टक हो गए उसका सोल्यूशन लेना, गूगल से पूछना या चैट जीपीटी से पूछना, लेकिन ये फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करने के लिए ट्राई करो।
जहां पे भी स्टक हो रहे हो, कहीं पर भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, अगेन मुझसे भी पूछो, लेकिन इंप्लीमेंट करिए, ट्राई करिए सब लोग। क्लियर है क्या? कोई क्वेश्चन है क्या इससे रिलेटेड? बताइए आप, कोई क्वेश्चन है सर क्या? फीस तो कुछ भी ले सकते हैं ना, जो जो ठीक फीस लगे, क्या? मतलब 40 50। फीस क्या? फीस स्ट्रक्चर तो कुछ भी रख सकते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं। यस यस, वो तो कुछ भी हो जो सकता है, क्योंकि फीस सब कुछ रखेंगे ना, डायनामिक है। टोटल फीस। किसी कोई मैंने दूसरा कोर्स ज्वाइन किया, दूसरे कोर्स की हर कोर्स की फीस सेम नहीं है, उसकी अलग हो सकती है। तो जो बैच है, किसी बैच में 40,000 फीस है, किसी बैच में 50,000 फीस है, तो वो सब कुछ डायनामिक है इसीलिए। क्योंकि आप यहाँ पर हार्ड कोडेड डेटा नहीं दोगे 40,000 माइनस ऐसे कुछ, आप फील्ड का यूज करोगे। आप फील्ड रेफर करते हो ना फॉर्मूला के अंदर, बराबर? यस। तो ये डायनामिक है, इसमें कुछ भी वैल्यू हो सकती है फील्ड के अंदर। तो उसी के बेस पे ये कैलकुलेट होगा सब। तो आगे जाके यूजर की जो भी रिक्वायरमेंट है, वो 40,000 में दे, चाहे वो 5,000 में दे, कितना भी, उसमें कुछ भी इंप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। और फिर जहां पर ये प्रॉपरली वर्क करना चाहिए, उसके लिए भी हम कुछ लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे आगे जाके। जैसे डेटा को वैलिडेट करना है, ताकि निगेटिव में कोई डेटा ना जाए, इंस्टॉलमेंट कोई ज्यादा अमाउंट पे ना करे, तो उतना वो सब हम वैलिडेशन में अप्लाई कर देते हैं। कि अगर सपोज करो कि 40,000 फीस थी, उसने ऑलरेडी क्या दिया था, 10,000 की फीस पे किया, फिर 20,000 की, फिर 30,000 हो गए उसके। अब उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट कितनी होनी चाहिए? अभी जो एक इंस्टॉलमेंट दे रहा है टेन सपोज। थाउजेंड अब देखो कैलकुलेट कैसे होगा, मैं ये बता रहा हूँ। टोटल फीस हो गई, अभी हो गई रिमेनिंग फीस। कुछ भी हो सकती है रिमेनिंग फीस, रिमेनिंग फीस कुछ भी हो सकती है। तो रिमेनिंग फीस अभी है उसके पास, एग्जाम्पल के लिए, अगर उसने एक भी फीस पे नहीं किया, एक भी फीस, 40,000 है, रिमेनिंग फीस अगर उसकी अब है फिर से 40,000 ही होगी, क्योंकि एक भी इंस्टॉलमेंट उसने पे नहीं किया। तो अगर वो एक ही इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए ट्राई कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है देखो। अगर उसने एक ही साथ में 40,000 पे किए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रिमेनिंग फीस ही 40,000। लेकिन अगर वो ट्राई कर रहा है पहले ही 45,000, ये एक्सेप्ट करोगे क्या आप? उसकी रिमेनिंग फीस कितनी है? 45,000 इंसर्ट होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए सर। नो। ये वैलिडेशन का काम है, ये हम वैलिडेशन करेंगे। तो अब ये 40,000 के अलावा कुछ भी दे सकता है। अब उसने दिया 30,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 30,000 दिया, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगी। रिमेनिंग बची 10। अब वो ट्राई कर रहा है 15,000 पे करने के लिए, तब भी नहीं होगा, क्योंकि रिमेनिंग ही 10 थी, तो उसको 10 ही पे करना पड़ेगा। तो मतलब वो रिमेनिंग फीस से ज्यादा भी नहीं पे कर पाएगा, कभी नहीं। तो वो कभी वैल्यू निगेटिव में जाएगी ही नहीं। प्रॉपरली जितनी उसकी रिमेनिंग फीस है, उसकी जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, उससे कम हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो इस तरीके से हम डेटा को वैलिडेट करते हैं, ताकि हमारा डेटा भी प्रॉपर होता है बिजनेसेस के अंदर। तो आगे जाके फॉर्मूलाज फील्ड के जाके हमें वैलिडेशन के बारे में ही डिस्कस करना है। कि हमने अभी ऑब्जेक्ट बनाया, डेटा को सेटअप किया, लेकिन उसको वैलिडेट करना पड़ेगा कि हमारे सिस्टम के अंदर से प्रॉपर डेटा ही इंसर्ट हो। क्लियर है क्या? बताइए। क्लियर है? वैलिडेशन को भूल जाओ, जो इंप्लीमेंट करना था पहले वो करो, ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिर्फ इतना इंप्लीमेंट करो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगले संडे, ठीक है, इस सैटरडे संडे नहीं, अगले सैटरडे संडे, आई थिंक वहां पर 15 अगस्त ही आएगा, है ना? वहां पर सैटरडे संडे को आ रहा है ना, सैटरडे को। तो संडे को हम ज्वाइन करेंगे। सैटरडे को सेशन नहीं होगा, लेकिन सैटरडे, वैसे सैटरडे संडे ऑफ रहता है हमारा, लेकिन मैंने आपको बोला कि जैसे जैसे हमारी ट्रेनिंग आगे बढ़ेगी, हम सैटरडे संडे को भी सेशंस रखा करेंगे। कौन से? आपके सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स के लिए, जैसे कि प्रेजेंटेशन सेशन हो गया आपका, या फिर आपके मॉक इंटरव्यूज हो गए, ग्रुप डिस्कशन हो गया, ऐसे सेशंस हमारे वहां पे रहेंगे। ठीक है, तो अगले संडे हमारा सेशन होने वाला है 16 तारीख। 16 तारीख को हमारा सेशन होगा संडे को। तो वहां पे आपको एक एक टॉपिक प्रिपेयर करके आना है, अभी से आ जाओ। अभी से स्टार्ट करो कि कौन सा टॉपिक आप एक्सप्लेन करोगे। जितना हमारा अभी तक कंप्लीट हुआ है, सभी को 5 मिनट एक्सप्लेन करना है टॉपिक, 5 मिनट तो भी। ठीक है, तो अभी से प्रिपेयर करके आओ अच्छे से। यस, कर लिया क्या? डन, ले लिया स्क्रीनशॉट गाइस? हाँ। तो इसको ट्राई करो, कुछ भी डिफिकल्टी फेस करते हो पहले सर्च करो, फिर भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है फिर मुझसे भी पूछो। लेकिन ट्राई करो कि आप इस फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करो। इसमें जो भी हमने कहा, इसमें सब कुछ इंप्लीमेंट किया हुआ है। क्या करना है? ऑब्जेक्ट बनाना है, कर सकते हो। फील्ड बनानी है, बना सकते हो। रोल अप समरी बनानी है, वो भी कर सकते हो। रिलेशनशिप बनानी है, यस। फॉर्मूला फील्ड बनानी है, यस। तो इसमें जो भी आप इंप्लीमेंट करो, इसमें एक भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो हमने पढ़ा ना हो।
सब कुछ हमने पढ़ा है, वही आपको अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। सो ट्राई करो कि आप कितना यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हो। सो कल मिलते हैं अगेन 8 मॉर्निंग 7:30 को। सो प्रैक्टिस करिए एंड इस टास्क को इम्प्लीमेंट करके ग्रुप पे शेयर करिए। क्लियर है यहाँ तक एवरीवन? यस बताइए, क्लियर है सब लोग? यस, ओके, ग्रेट ग्रेट, ठीक है, ग्रेट गाइस। सो प्रैक्टिस करिए अच्छे से एंड इम्प्लीमेंट करिए। सो कल मिलते गाइस अगेन मॉर्निंग में, तब तक इम्प्लीमेंट करिए और ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। ओके गाइस, देन सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। ओके गाइस, आपकी प्रेजेंट ही नहीं हुई थी, ठीक है, अभी डिस्कनेक्ट कर लिया सब लोगों ने। 14 लोग थे, सिर्फ एक ही स्टूडेंट एब्सेंट था, ठीक है चलेगा। यस, आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं।